हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणाज लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं FST 22 केमिस्ट्री पार्ट। अगर हम बात करें पेपर कैसा था तो काफी आसान ही पेपर था बच्चों। इसमें सारे क्वेश्चंस काफी बेसिक पूछे गए हैं, ना ज्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है। मतलब काफी बेसिक क्वेश्चंस इसमें हैं, ठीक है। तो आपका स्कोर बशर्ते इसमें जो है अच्छा रहा होगा। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम शुरू करते हैं इस पेपर का डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा गया है, इनमें से चार ऑप्शन है, कौन सा सोल्ट आपका जो है बच्चों पानी में हाइड्रोलाइज करेगा। तो यार हमें पता है कि कौन से आपके हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं, कि अगर आपकी मान लीजिए सोल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट किए, ठीक है, आपका सोल्ट प्लस वाटर बना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सोल्ट है तो क्या बच्चों वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों आपकी जो हाइड्रोलिसिस की जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, आपकी न्यूट्रलाइजेशन की रिवर्स है। मतलब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और आपका स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट किया, ठीक है, और वाटर प्लस उन्होंने एक अपना सोल्ट बनाया, ठीक है। तो हम कह रहे हैं यार अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो हम बात कर सकते हैं कि यार जो इस रिएक्शन का जो K होगा वो काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो बैकवर्ड रिएक्शन का जो होगा, जो आपका बैकवर्ड रिएक्शन का Kb जो होगा, अगर हम फॉरवर्ड को Kf मान दें तो हम क्या कह रहे हैं यार इसका Kf जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो काफी ज्यादा होगा K इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग है, फटाफट रिएक्ट करेंगे। तो बैकवर्ड का ऑब्वियसली आपको बहुत कम होगा, तो रिएक्शन पीछे नहीं आएगी। तो रिएक्शन पीछे कब आएगी? ये सोल्ट जो है हाइड्रोलिसिस इसका कब होगा? जब इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट वीक हो या दोनों ही वीक हो। तो अगर आपको ऐसा सोल्ट मिले जो क्या है, अब यहां से अगर हम बात करें तो आपको जो आपका एसिड है वहां से बच्चों क्या मिलेगा, मान लीजिए आपका Ha है एसिड, ठीक है, और आपका क्या है बच्चों BOH, ये आपका क्या है बेस है। तो यहां से आपको जो एनायन मिल रहा है और बेस से जो कैटायन मिल रहा है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी वीक हुआ, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से ना आके कोई भी एक कंपोनेंट वीक हो गया बच्चों, तो हमारा सोल्ट जो है हाइड्रोलाइज कर जाएगा। तो यही ऑप्शन हमें देखना है। अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 1 तो आपको दिया गया है क्या, NaCl। अच्छा, दूसरा क्या है NH4Cl। तो NaCl में क्या है बच्चों, ये आया है आपका NaOH से, ये आया है आपका HCl से, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये आया है आपका HCl से, लेकिन ये जो आया है बच्चों ये आया है NH4OH से, और ये हमारा एक वीक बेस है, तो बच्चों ये वाला क्या है, इसका हाइड्रोलिसिस बिल्कुल होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, वो दिया गया है KCl, और ऑप्शन नंबर डी जो आपके पास है वो है Na2SO4। तो बच्चों अगेन ये वाला आपका आया है किससे, NaOH, और आपका जब H2SO4 मिला होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये वाला सोल्ट बच्चों हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। अगेन इसकी बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपका बच्चों HCl, ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो केवल ये ऑप्शन आपका जो बच्चों ये ही हाइड्रोलिसिस इसका होगा। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है कि भाई आपको दो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, कौन कौन से हैं आपके पास, जो दो कंपाउंड आपको दिए गए हैं। एक है उसमें क्या है CH3 बच्चों ऊपर की तरफ है, H आपका नीचे की तरफ है, और इसमें आपका Br ऊपर है, H नीचे है। दूसरा जो है उसमें क्या है, आपका CH3 तो ऊपर ही है, लेकिन आपका Br जो इस कार्बन पे था बच्चों वो नीचे और ये ऊपर है। अच्छा, अब हमें बताना है कि इनमें रिलेशनशिप क्या रहा होगा, क्या ये आइडेंटिकल है या डायस्टीरियोमर्स है, इनांशियोमर्स है, क्या है। अच्छा, अब देखो यार हमें क्या पता है, क्या आप यहाँ पे पहले ये बात करें कि क्या ये स्टीरियोआइसोमर्स हैं, तो भाई इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना भाई, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, फिर इस वाले पे ब्रोमीन है, उस वाले पे भी है, इधर CH3 पे है ना, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, मतलब क्या है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं है। अच्छा, लेकिन इनके ओरिएंटेशन अगर हम देखें यार इस पे, है ना, अगर हम इन दोनों कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं इन पे बात करें तो Br और CH3 सेम साइड में थे, अभी Br और CH3 बच्चों क्या है आपके अपोजिट साइड में है, तो एक तरह से इनको क्या अपन E और Z में जो है बच्चों क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही तो है यार। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, क्यों, आपके पास कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए भाई इन सब पे तो क्या दो हाइड्रोजन, तो ये तो नहीं है कायरल सेंटर। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये दो ग्रुप्स अलग है, लेकिन थर्ड और फोर्थ जो है बच्चों डिट्टो सेम जा रहा है, तो आपके पास क्या है यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उस वजह से क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव तो ये नहीं है, तो इनांशियोमर्स की तो क्या है बच्चों बात खत्म हो गई। अब एक चीज बचती है क्या, कि भाई हमने कहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपका क्या है, डबल बॉन्ड के क्रॉस भी आपकी क्या है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकती थी, या फिर आपके इस तरह से अगर मान लीजिए रिंग में हो, ठीक है, रिंग है और उसमें आपके यहाँ ये दोनों ग्रुप भाई इसमें पास पास है, तो इनको आप सिस टाइप से कह सकते हो, और ये दोनों क्या है बच्चों दूर दूर हैं, ठीक है, तो वो ट्रांस टाइप से है आपका। तो यहाँ पे क्या है दोनों आपके क्या है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज कभी हो नहीं सकते भाई, इसकी अगर आप इमेज लोगे तो अगर ये दोनों ऊपर है तो ये दोनों ऊपर ही तो रहेंगे, ऐसे अलग अलग थोड़ी हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। भाई जिस चीज की आप अगर इमेज लोगे, जो चीज जहां पे है वो मिरर से उतनी डिस्टेंस पे वहीं पे रहेगी,
तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसकी मिरर इमेज तो ये नहीं है। तो जीआई बच्चों क्या होते हैं आपके, इसीलिए डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो आएगा बच्चों आपका आएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। आपसे पूछा गया है भाई वुड्स रिएक्शन है आपकी, ठीक है, और आपको जो अल्काइल हैलाइड्स दिए गए हैं, एक आपका है बच्चों मिथाइल क्लोराइड प्लस वो रिएक्शन कर रहा है आपके इथाइल क्लोराइड से, तो CH3Cl प्लस C2H5Cl, और दोनों ने क्या किया, इनकी हमने करवाई भाई Na ड्राई ईथर। तो वो तो इसने बोल ही दिया था भाई वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। हमें पता है बच्चों क्या क्या होता है इसमें, मान लीजिए आप कोई RX ले रहे हो अगर, ठीक है, अगर आप वुड्स रिएक्शन करवाते हो तो भाई आपका R रेडिकल बनता है और दूसरे R रेडिकल के साथ कंबाइन करके आपका बच्चों क्या बनाता है RR। अब अगर आप मिक्स ले रहे हो, अगर आपने दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड्स लिए हैं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पे भाई, इसी के दो मिलके मान लीजिए मिल जाएं, तो एक तो बन सकता है आपका CH3CH3, सिमिलरली आपका क्या बन सकता है C2H5 C2H5, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका क्या है इथेन, ये क्या है 4 कार्बन हो गए अनसैचुरेशन यानी ब्यूटेन, या फिर दोनों भी तो मिल सकते हैं, तो आपका ये भी हो सकता है भाई CH3 के साथ C2H5 आपका ये मिल जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन, ठीक है। इसने एक दिया है पेंटेन, ठीक है, तो पेंटेन तो बच्चों यहाँ पे बन ही नहीं सकता, तो ये तीनों बाकी पॉसिबल हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है बच्चों वो गलत है, क्योंकि पेंटेन यहाँ पे नहीं बनेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। आपसे पूछा गया है भाई जो गिवन कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट बच्चों नहीं है। क्या दिया गया है, CON इधर H है, आपकी जो रिंग है उसमें इधर O लगाया हुआ है, डबल बॉन्ड O है, और इस पे बच्चों इधर डबल बॉन्ड O है। अच्छा अब देखो यार कौन कौन से हैं। कीटोन दिया गया, कीटोन कहीं दिख रहा है क्या इसमें भाई, ये रहा, ठीक है। तो कीटोन कैसा होता है बच्चों RC डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है, आपका इस टाइप का कीटोन होता है। तो यहाँ पे आपके पास है, तो ये रहा कीटोन, ठीक है, ये कीटोन है। ये वाला बच्चों CONH ये अमाइड है भाई, अमाइड ये रहा, कीटोन इधर मिल गया। ये वाला बच्चों ईथर मत लगा देना इसमें, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है आपका, इधर कोई R है, R C पे डबल बॉन्ड और एक और O, कुछ इस टाइप का है ये R C डबल बॉन्ड O O फिर उधर R डैश, तो ये तो एस्टर है अपना भाई, यही तो अपना एस्टर होता है। तो बच्चों ये एस्टर है ना, ईथर ईथर नहीं है, तो आपको जो ऑप्शन में दिया गया है ईथर वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगर हम आगे चले क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, आपसे पूछा गया भाई कौन सा वाटर जो है करेक्ट है। क्या क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा है बच्चों। क्या क्या दिया गया है, एक बेसिक स्ट्रेंथ का है, एक एसिडिक कैरेक्टर पूछा गया है। अच्छा तो एसिडिक को बेसिक कैरेक्टर आपसे पूछे गए हैं, आपको ऑक्साइड्स दिए गए हैं, कैसे निकालेंगे भाई। तो अगर आप सबसे पहले ऑप्शन की बात करो बच्चों, तो वो क्या है, अल्कली मेटल्स जो है आपके, अल्कली मेटल्स में अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, उनके ऑक्साइड्स हैं, तो उनका बेसिक कैरेक्टर जो है बच्चों पूछा गया है। अपने को पता है यार मेटल के ऑक्साइड्स अपने क्या होते हैं बच्चों, मेटल के ऑक्साइड्स आपके क्या कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के आपके एसिडिक होते हैं। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे वैसे आपका क्या होगा बच्चों, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अगर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आपका बेसिक कैरेक्टर बच्चों के ऑक्साइड्स का क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर आप बात करोगे 50 में, जो पहला ऑप्शन आपका है Li2O, उससे ज्यादा दे रखा है Na2O, ठीक है, फिर आपका दे रखा है बच्चों K2O, फिर आपका है Rb2O, फिर आपका है बच्चों CH2O। हमें कंपेयर करना था बेसिक, तो हमने कहा है तो हम क्या है अल्कली वाले अपने ग्रुप 1 में क्या है बच्चों डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, ग्रुप 1 में नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे की तरफ जाएंगे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो बिल्कुल जो है बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पहला वाला सही है। दूसरा वाले में देखिए क्या पूछा है, HClO, इससे ज्यादा कैरेक्टर दिया हुआ है HClO2, HClO3 और फोर्थ है HClO4। क्या कंपेयर करना है भाई, एसिडिक कैरेक्टर की बात की गई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है आपका लिथियम, सोडियम है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आपके अलग अलग थे, यहाँ पे सब में क्या है बच्चों क्लोरीन ही है। तो अगर आप देखो सेंट्रल एटम जो आपका है क्लोरीन, उस पे आपका जो चार्ज है प्लस चार्ज कंटिन्यूअसली बच्चों बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या है +1 में, यहाँ पे +3 में, यहाँ पे +5 में, यहाँ पे +7 में है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों आपके सेंट्रल वाले की बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है बच्चों, हमें पता है अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो आपका एसिडिक कैरेक्टर बच्चों क्या होता है, बढ़ता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, क्या दिया गया है भाई, HI, HBr, HCl और HF, इनमें हमें एसिडिक कैरेक्टर बच्चों क्या है बताना है, ठीक है। तो हेलोजन वाले में क्या है बच्चों, अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है। अब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना बच्चों मतलब कौन H+ आसानी से दे सकता है, यार कौन देगा H+ आसानी से। यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, भाई ये H रहा, ठीक है,
H अपना छोटा सा है और ये आयोडीन रहा, तो इनका बॉन्ड जो है बच्चों, इनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी, अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसे ही बना दिया समझने के लिए, तो इनकी बॉन्ड लेंथ जो है इनकी कंपैरिजन में, या हम बात करें HF की, तो HF की तो और भी छोटी होगी, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बच्चों, मतलब इसको तोड़ना क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड आपकी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आपकी एनर्जी लगेगी वो कम होगी एज कंपेयर्ड टू आपका जो बच्चों छोटा बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर लेंथ ज्यादा है इजीली टूटेगा, इजीली टूटेगा तो H+ आपको यहां से आसानी से मिलेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हुआ, तो इसका बच्चों ये ऑर्डर रिवर्स होगा, गलत दिया हुआ है। तो यही आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगर हम फोर्थ देखें क्या दिया हुआ है, बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना है बच्चों, Mn2O7, MnO2 और MnO, मैंगनीज के ऑक्साइड है आपके, है ना, हमें कंपेयर करना है बेसिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंगनीज आपका +7 में, यहाँ पे बच्चों +4 में, यहाँ पे आपका +2 में है, ठीक है। हमने अभी बात की जैसे जैसे बच्चों आपका क्या होगा, जैसे जैसे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी सेंट्रल वाले की, वैसे वैसे इसका क्या बच्चों एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, मतलब ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर्ड टू दिस और ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर्ड टू दिस, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ भाई, ज्यादा एसिडिक है, सबसे कम बेसिक ये हुआ, सबसे ज्यादा बेसिक ये, फिर ये, तो ये ऑर्डर रहेगा, यही दिया है, तो बच्चों ये वाला आपका क्या है बच्चों, सही ऑर्डर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत दिया हुआ था। चलिए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे पूछा है भाई कौन सी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है ना, एमओटी का क्वेश्चन है, काफी आसान है, और उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए बच्चों, जितना F2 का बॉन्ड ऑर्डर है। तो इसको तो हम आसानी से एमओटी लगा के सोल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं भाई कौन सी पैरामैग्नेटिक होगी। चलिए, तो अगर हम हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एमओटी का ऑर्डर लिख लें हम, तो कैसा होता है वो भाई, ये आपका सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। अपन पहले 14 से कम वाला भी लिख लेते हैं, वैसे हमें यहाँ पे क्या है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर वो सभी चेक करना है, तो फिलिंग तो वहां तक होगी 14 तक, तो बेसिकली अपन 14 से कम वाला के लिए ऑर्डर लिख रहे हैं, जहां पे आपका पहले पाई वाला आता है, तो ठीक है, तो पाई 2px, ठीक है, और इसकी एनर्जी बराबर आपकी पाई 2py, फिर आपका बच्चों सिग्मा 2pz, और फिर आपका आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और इसकी इक्वल होगी पाई एंटी बॉन्डिंग 2py के, और फिर आपका बच्चों आएगा एंटी बॉन्डिंग वाला z का, ठीक है। हमें पहले क्या दिया गया है भाई, बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए F2 के इक्वल। अगर आप F2 में देखो आपके पास कितने हैं भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है 18, तो इन 18 को आप भरोगे तो देखो अब F2 के लिए जो ऑर्डर होगा बच्चों वो आपका सिग्मा 2pz आगे आएगा, ये दोनों पीछे जाएंगे, लेकिन हम क्योंकि इसका 18 है तो वहां तक तो फिलिंग हो ही रही है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे सीधा बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो हमने कहा यार 2 इसमें भरे, 2 4 6 8, ठीक है, फिर 2 2 आके क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ तक 14 हो गए, और फिर आपके 14 और 4 यहाँ पे आएंगे तो आपके 18 हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो भाई ये तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो आपके 6 बॉन्डिंग में 4 एंटी बॉन्डिंग में, तो भाई 6 - 4/2 करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आया 1, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते थे भाई F और F के बीच में, ठीक है, आपका उधर एक ही बॉन्ड है, उससे भी आप जो है कर सकते थे। अब चलते हैं, अब ऑप्शंस देखिए, तो हमें पता लग गया बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए 1 और पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया H2, भाई H2 में क्या है आपके 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इसमें आएंगे, दोनों बॉन्डिंग में है, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 हुआ, लेकिन बच्चों क्या है दोनों इसमें है तो पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो आपके ऑप्शन जो हैं एक है H2, एक है O2, एक है B2, एक है बच्चों Li2, तो H2 नहीं हो सकता। O2 में कितना है बच्चों 16, B2 में कितना है 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें कितना है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स। भाई करते हैं फिलिंग, 16 जब आप करने जाओगे तो 14 तो आपके यहां तक हुए, ठीक है, और उसके बाद आपके 15 16, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक तो बच्चों ये है, क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है भाई, 6 आपके बॉन्डिंग में, 2 आपके उसमें है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। B2 10, 8 आपके यहां तक आए, 9 10 एक एक आएगा। अब क्या हुआ भाई, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सारे कैंसिल हो गए, यहां तक 2 आपके बॉन्डिंग में है, तो बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0/2, बॉन्ड ऑर्डर आया 1, और पैरामैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक भी है और इसका बॉन्ड ऑर्डर F2 के इक्वल भी है जो कि 1 है, तो यही आपका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3। Li2 आप देखोगे 6 हैं तो 2 2 4 तो 6, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आ रहा है, लेकिन बच्चों इसमें क्या नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, सारे इसमें पेयर्ड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा भाई इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं केवल हमें फॉर्मूले लगाने हैं ना, बहुत ही आसान जो पेपर ये आपका था।
अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, तो आपको पूछा गया है भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें कंपेयर करना है, किस किस का रेशियो पूछा गया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन का। ठीक है, तो सारी कंडीशन हम सेम मानेंगे, कुछ नहीं हमें दिए भाई, ऐसा नहीं है भाई कि प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन जो है अलग है, तो दोनों की क्या है 52। तो हमें पता है आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा बच्चों वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपका प्रेशर, एरिया और आपका बच्चों मॉलिक्यूलर मास और टेम्परेचर के रूट के इनवर्सली। अच्छा, अब हमें किस किस का कंपेयर करना है भाई, अब प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया ये तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो डिफ्यूजन का रेट है वो आपके मॉलिक्यूलर मास के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसकी पावर हाफ। अब ऐसा होना भी चाहिए भाई, जो भारी है वो उतनी तेजी से डिफ्यूज नहीं हो पाएगा, सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए था। तो क्या कहेंगे हम, हमें कंपेयर करना है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का। तो मतलब क्या आएगा बच्चों, आपका मॉलिक्यूलर मास आपका हाइड्रोजन का और आपका यहां पे बच्चों ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्या हो गया भाई, है ना, O2 का H2 का, तो आपका जो यहाँ पे H2 है इसका मॉलिक्यूलर मास बच्चों 2 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बच्चों 1632। ये कितना आया भाई √1/16, ये आ गया 1/4। तो आपका क्या रेशियो आएगा बच्चों इसका 1:4, आपका ऑप्शन नंबर 1। तो यही बच्चों क्या है आपका सही आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 52 में 1 सही है। चलिए भाई चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या पूछा गया है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया है। 4 आपको जो है बच्चों फिनोल्स दिए गए हैं, तो भाई कैसे देखेंगे हम, तो हमने कहा पहला वाला जो है बच्चों आपका यहाँ पे OH और उसकी पैरा पोजीशन पे है CH3। सेकंड अगर आप देखो तो आपका यहाँ पे तो OH ही है, तो आपकी पैरा पोजीशन पे बच्चों यहाँ पे क्या हो गया इस बार CH2 CH3। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपका इधर तो फिनोल ही है, आपकी पैरा पोजीशन पे इस बार क्या बच्चों आइसोप्रोपाइल। और अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो बच्चों यहाँ पे तो आपका फिनोल ही है और इसकी पैरा पोजीशन पे आपका ये है। चलिए अब देखो यार, तो अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी तो क्या चेक करते हैं भाई, उसका कॉन्जुगेट कितना स्टेबल है, जितना स्टेबल उसका कॉन्जुगेट होगा बच्चों वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सारे फिनोल है, ऐसा नहीं है भाई किसी में कार्बोक्सिलिक है कुछ है, चलो सारे फिनोल है, बहुत अच्छी बात है। हमने इसका क्या है बच्चों कॉन्जुगेट बनाया, मतलब आपने क्या है यहां से H+ दिया, ठीक है, ये नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव अंदर क्या है कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो पैरा पोजीशन पे जब वो जाएगा तो अगर हम देखें ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा बच्चों आपका, जो आपके पैरा पे लगे हुए हैं बिल्कुल प्लस आई तो शो करेंगे, लेकिन जिसने केवल प्लस आई सोच के जो है और इसको सबसे ज्यादा क्या कर दिया होगा अनस्टेबल बना दिया होगा, तो उसका आंसर गलत हो गया होगा भाई। अब प्लस आई जो है वो क्या करेगा, इसको वीक एसिड बनाएगा, क्यों, क्योंकि वो इस एनाइन को क्या है डिस्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। हमें चाहिए कि अपना कॉन्जुगेट स्टेबल हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन इससे एक और जो इससे ज्यादा खतरनाक इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है बच्चों, कौन सा है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन भूल गए उसका गलत हो जाएगा। तो भाई अपने को पता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन बच्चों इंडक्टिव से जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो यहाँ पे जब वो आएगा तो उसके पास कितने हैं बच्चों, उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा है, इस वाले में H2 है, यहाँ पे 2 अल्फा है, यहाँ पे 1 अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है नहीं बच्चों 0 अल्फा। तो जितने ज्यादा अल्फा वो उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, मतलब सबसे वीक एसिड ये और सबसे स्ट्रॉन्ग ये, क्योंकि इसके पास बच्चों अल्फा नहीं है तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या हो जाएगा सबसे स्ट्रॉन्ग ये, फिर ये, फिर ये, तो बिल्कुल उल्टा ऑर्डर आपका हो जाएगा SRQP, और जो आपको दिया गया बच्चों ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। चलिए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा गया है भाई 4 प्रोडक्ट बनाए हैं हमने और कौन सा जो है करेक्ट बच्चों हमने नहीं बनाया है, वही पूछा गया है, कौन सा इनकरेक्ट भाई, कौन सा प्रोडक्ट इनकरेक्ट बनाया गया है। तो अगर आप देखें बच्चों पहला वाला जो है वो अगेन आपका वुड्स रिएक्शन पे है, ठीक है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं वुड्स का, तो पहला वाला ऑप्शन वुड्स पे है। दूसरा वाला ऑप्शन जो आपका है वो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला जो आपका है वो NBS से क्या करवा रहे हैं बच्चों, ये ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, और फोर्थ जो है वो आपका बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन का है। तो अगर ये चारों आपको पता है तो आप बिल्कुल इसको आसानी से जो है बच्चों कर सकते हैं। चारों नहीं भी पता है, अगर एक पता है जो गलत वाली है तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलो 54 देखो यार, पहले में क्या है इस टाइप का बनाया हुआ है साथिया जैसा कुछ, Cl 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 और यहाँ पे आपका Cl है, और हमने क्या किया भाई यहाँ पे Na ड्राई ईथर। क्या होगा बच्चों, हमें पता है भाई फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म अगर हम देखें तो क्या होगा, यहां से Cl वाला जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है। तो ये आपने बनाया, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे और यहाँ पे, बस इसने इसी को क्या कर दिया बच्चों ऐसे
यहाँ बॉन्ड बन गया है, यहाँ बॉन्ड बन गया है, तो ये वाला क्या है बच्चों, सही है। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। तो पहला वाला ऑप्शन नंबर 1 तो क्या सही है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की या 2 की, उसमें क्या दिया हुआ है आपको, इस तरह का कुछ आपके पास है, C डबल बॉन्ड ओके और C डबल के, और इसने क्या किया बच्चों, कोल इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहां पे अपने को पता है बच्चों क्या होता है भाई, यहां पे अगर आप देखो इसको तो ये क्या है, एनायन है। ठीक है, और एनायन आपका कहां जाएगा भाई, ये आपका बच्चों जाएगा एनोड पे जाएगा। ठीक है, कैटायन जाता है कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे। एनोड पे होगा बच्चों आपका ऑक्सीडेशन, तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या करेगा भाई, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहां से, भाई यहां पे नेगेटिव है, वो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और O पे क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे है, और C डबल बॉन्ड O, इस O के पास क्या है बच्चों, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या होगा आपका, ये बॉन्ड जो है बच्चों वो आपका क्या है, होमोलिटिकली क्लीव करेगा। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक गया इसके पास, एक आपका यही रह गया, तो यहाँ पे एक तो ऑलरेडी था, तो बेसिकली हम ऐसे CO2 निकालने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, आपका CO2 निकला, जैसे CO2 निकलेगा आपका एक यहाँ पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इधर भी सेम प्रोसेस, एक आपका इधर आएगा, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा यहाँ से बच्चों, यहाँ से आपको मिलेगा ये यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा भाई, इस बॉन्ड को आप क्लीव कराइए होमोलिटिकली। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से आप इसको होमोलिटिकली क्लीव कराओगे तो आपको बच्चों जो मिलेगा, यहाँ ये दोनों मिलकर फिर आप एक बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे एक आएगा और एक यहाँ पे ऑलरेडी है, तो आपकी बच्चों यहाँ पे बेंजीन बन जाएगी। वही आपको दी गई है, सही है, तो ये वाला भी क्या है बच्चों, करेक्ट है। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखो तो उसने क्या करवाया है, उसने एक प्रोपीन आपको दी है और उसमें NBS यूज किया है, और उसने क्या करवा दिया है, एडिशन करवा दिया है HBr का। ठीक है, उसने बच्चों क्या करवा दिया है, एडिशन करवा दिया है, किधर, उस डबल बॉन्ड के क्रॉस। लेकिन हमें पता है यार क्या करता है ये वाला, भाई अपना NBS जो है तो अलाइली क्या, बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है। ठीक है, तो NBS ये H भाई क्या होना चाहिए था, ये वाली पोजीशन आपकी जो बच्चों अलाइलिक है ना भाई, ये आपकी अलाइलिक पोजीशन है, तो यहाँ पे आपका Br लगना चाहिए था। प्रोडक्ट जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था CH2Br, और ये आपका ऐसा का ऐसा रहता, लेकिन इसने जो बनाया बच्चों वो बना दिया है कुछ ऐसा CH3CC, और यहाँ पे इसने Br लगवा दिया है। तो बच्चों ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ये आपकी कब होती, अगर आप यहाँ पे HBr जैसा कुछ करवा रहे होते, ठीक है, तब आपका मार्कोनिक एडिशन होता, यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, आपका H बेसिकली यहाँ चल जाता और Br आपका यहाँ लग जाता, तो HBr एडिशन करवाते उस टाइप से तब कुछ होता आपका। लेकिन NBS है बच्चों, वो तो क्या है, अलाइलिक पोजीशन पे जाके ब्रोमिनेशन करेगा, तो ये गलत हो गया। यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर चौथा ऑप्शन देखिए बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन का है। ठीक है, बीटा कीटो का केस है, तो बीटा कीटो को हम हीट कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा बच्चों, CO2 गैस वहां से निकल जाएगी, तो अपने को क्या मिल जाएगा, बस कीटोन वाला ग्रुप आपके पास वहां पे रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या बनाया गया है, यहाँ पे आपके पास एक कीटो ग्रुप है और यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए, डबल बॉन्ड O और आपका OH, ये है आपके पास। आपने इसको बच्चों हीट किया, अपने को पता है भाई आपकी 6 मेंबर जो बच्चों साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, आपकी CO2 वहां से निकल जाती है, तो क्या होगा भाई, ये 1 2 3 4 5 6 इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहां से आपकी CO2 निकलेगी, कैसे निकलेगी भाई, आपके ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो इधर जाएंगे, तो आपके ये वाले जो हैं, ठीक है, वो आपके इधर, ये वाला इधर शिफ्ट करेगा, तो बेसिकली आपको जो मिलेगा यहां से, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला ये OH बन चुका है, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे सिंगल था, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, प्लस आपकी ये CO2 बच्चों निकल चुकी है, प्लस CO2। अब यहाँ पे क्या करवा दीजिए आप, टोटोमराइज करवा दीजिए, क्योंकि कीटो फॉर्म आपकी ज्यादा स्टेबल है, तो टोटोमराइज करवाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो बिल्कुल सही है, फोर्थ वाला भी। तो कौन सा गलत था भाई, तीसरा ऑप्शन, बहुत सही। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड दिया हुआ है किसी एक x के लिए, और बोला गया जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कुछ x किलो जूल पर मोल है। ठीक है, अच्छा, जब नेक्स्ट निकाला, भाई हमें ये एक बात पता है कि यार सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों तो अपनी बढ़ती है ना। इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, ठीक है, प्रोटॉन का उस पे क्या है भाई, अट्रैक्टिव फोर्स होता है उन पे, तो आप निकालोगे, आपको कुछ एनर्जी जो है बच्चों वहां पे खर्च करनी पड़ेगी। तो जब पहले आपने निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन जब निकाला, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 55, तो आपने x से
X प्लस बनाया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इसमें जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी गई IE1, ठीक है, वो आपकी बच्चों कितनी है, कुछ स्मॉल x है, ठीक है, स्मॉल x किलो जूल पर मोल। अच्छा, फिर क्या किया, जो X प्लस आपके पास जो ये आयन बना, हमने इसी से फिर क्या बच्चों एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे जो IE2 है वो कितना दिया हुआ है 1.5x, हमें पता है इंक्रीज करनी चाहिए थी, इंक्रीज की है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किया, जो X2 प्लस है उसमें से एक और निकाला है, X3 प्लस बनाया है, दोबारा एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, लेकिन यहां पे जो IE3 आई है ना वो कुछ बहुत ही ज्यादा आ गई है 15x। भाई इंक्रीज तो होनी थी लेकिन इतनी इंक्रीज, मतलब कुछ लफड़ा हुआ है यहाँ पे। अब क्या लफड़ा हुआ अगर आप सोचोगे तो मतलब यहां से यहां, तो भाई यहां पे कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा दूसरा निकालने के बाद कि वो बहुत ही स्टेबल होगा, आपका फुल्ली फिल्ड टाइप का कुछ बना होगा, और तभी क्या बच्चों ये इतना जो शार्प इंक्रीज आया आपके आयनाइजेशन एनर्जी में वो तभी आया होगा। तो अगर आप ऑप्शन 1 देखो, भाई पूछ रहा है कैसा रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन इस वाले का, क्या NS1 रहा होगा, क्या NS2 रहा होगा, क्या NS2 NP4 रहा होगा, या फिर आपका NS2 NP3 रहा होगा। भाई 3 तो नहीं हो सकता है ना, भाई 2 निकालोगे NP1 बचेगा, ये तो थोड़ा सा बल्कि चाहेगा ही कि यार एक और निकल जाए, मेरा क्या है NS2 बन जाएगा, ठीक है, तो ये तो नहीं चाहेगा है ना, ये इसमें तो इतना इंक्रीज नहीं आएगा। इसमें भाई 2 निकालोगे आपका 2 बनेगा, तो वहां पे भी कुछ ऐसा हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये वाला भी बच्चों नहीं होगा, बल्कि इस NP4 वाले में जब आप 1 निकालोगे और आपके पास जब 3 बनेगा तो वो हाफ फील्ड होगा, तो यहां से यहां एक थोड़ा सा अच्छा जंप देखने को मिलेगा, लेकिन ये निकलने के बाद यहां पे इतना इंक्रीज का कोई सवाल ही नहीं है। यहां पे जब आप 2 निकालोगे बच्चों तो आपके पास S में इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, और इससे पिछली वाली जो होगी आपकी स्टेट वो फुल्ली फिल्ड होगी, तो बिल्कुल ये रेजिस्ट करेगा, ये यहां से यहां जो है इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा, और यही बच्चों क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन रहा होगा, ठीक है। ये तो क्या है भाई NS1 दी गई है, तो इसके पहले जो भी N-1 जो भी ऑर्बिटल रहा होगा उसकी हम बात करेंगे, तो क्या है वो फुल्ली फिल्ड था, लेकिन हम ऑलरेडी 2 निकाल चुके हैं, तो वो तब रेजिस्ट नहीं करेगा, वो 1 निकालने पर रेजिस्ट करेगा। इसके लिए भाई कब आपका जंप आएगा आयनाइजेशन एनर्जी में, यहां से यहां है, ये निकल गया, उसके बाद दिखाएगा ये जंप, है ना, तो ये क्या है बच्चों 2 के बाद जंप दिखाएगा, ये सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला गया है कि भाई SO2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस, और बच्चों ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, SO3 गैसियस, और बोल दिया गया भाई इसका डेल्टा H जो है इस प्रोसेस का नेगेटिव है, मतलब इसमें हीट क्या है बच्चों रिलीज हो रही है ना, हमें देरी नहीं पड़ रही है इस प्रोसेस में, ओवरऑल बच्चों क्या हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन क्या दिया है जो आपका यील्ड है, यील्ड मतलब जो SO3 जो बन रहा है, तो आपका SO3 का जो यील्ड है बच्चों, तो आपका यील्ड वर्सेस इधर प्रेशर है, ठीक है, और अलग अलग टेम्परेचर पे कर्व दिए गए, बोला भाई ऐसा आया T1 पे, फिर आपका ऐसा आया T2 पे, ऐसा आया T3 पे। अब हमें यही बताना है कि यार T1 T2 T3 में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमें यार एक बात पता है, अगर इसका डेल्टा H नेगेटिव है मतलब ये प्रोसेस क्या चाह रही है, इस प्रोसेस में हीट निकल रही है, तो अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो अगर कोई प्रोसेस चाह रही हो कि भाई उसको हीट मिले, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तब आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो वो समझ में भी आता है, तो अगर ये डेल्टा H पॉजिटिव होता तब आप टेम्परेचर बढ़ाते, तब क्या बच्चों आप एक ऐसी प्रोसेस जिसको हीट चाहिए थी उसको आप हीट दे रहे हो तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती, ठीक है, लेकिन ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट निकल रही हो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी, जब आप टेम्परेचर को घटाओगे, ठीक है। अच्छा ये हमें समझ में आ गया। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि यार एक पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या हो रहा है बच्चों, आपका यील्ड भाई T1 पे कम है, T2 पे ज्यादा है, T3 पे बढ़ रहा है, तो आपका यील्ड अगर T3 पे बढ़ रहा है और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है मतलब आपका T3 जो है बच्चों छोटा रहा होगा, हम टेम्परेचर को कंटीन्यूअसली घटा रहे हैं, तो यहां से यहां जो है बच्चों हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं, तभी आपको क्या है बच्चों यील्ड बेटर मिलता जा रहा है। भाई SO3 ज्यादा कब बनेगा, एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर घटाओ, बिल्कुल, तो क्या होगा T3 आपका छोटा रहा होगा T2 से और सबसे बड़ा T1 रहा होगा, क्योंकि उस पे यील्ड बच्चों सबसे कम है, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये ऑर्डर हो जाएगा। आप इसको अपनी इक्वेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को भी ये समझना हो कि प्रेशर बढ़ाने पे, जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो आपका कर्व जो है बच्चों मतलब आपको यील्ड जो है इंक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे क्या है बच्चों आपका एक गैसियस मोल, ठीक है, यहाँ पे आपके हाफ, तो बेसिकली आपके
1.5 से या 1.5 से आपको कितने मिल रहे हैं, 1 मोल मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपका n जो है बच्चों इधर ज्यादा है, तो अगर इस रिएक्शन के लिए आप Kp लिखोगे तो Kp आपकी क्या है बच्चों, इनवर्स आएगी प्रेशर के, ठीक है, उसकी कुछ पावर होगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इधर ज्यादा गैसेस मोल्स हैं और इधर कम है, मतलब ज्यादा से कम हो रहा है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इधर का जो है बच्चों आपका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इधर ज्यादा गैसेस मोल्स हैं। तो Kp तो आपका बढ़ नहीं सकता है ना, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है, तो Kp नहीं बढ़ सकता। और प्रेशर बढ़ाओगे तो क्योंकि इधर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो रिएक्शन अपने Kp को वही रखने के लिए क्या करेगी बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और इसका प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि Kp उतना ही रहे। तो वो समझ में आ रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन हमें निकालना था टेम्परेचर में रिलेशनशिप। हमने कहा है किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर आप टेम्परेचर देखो तो भाई हमारी यील्ड क्या है बच्चों, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो T3 पे सबसे ज्यादा यील्ड मतलब T3 सबसे कम। चलो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो ना, वो ln वाला लगा के, उतना जरूरी नहीं है बच्चों, यहां सीधा सीधा निकल रहा है। चलो ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछा है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी गई है sp3 sp2 और sp की। अपने को पता है sp अपना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर्ड टू sp2, और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे बच्चों, sp3 से। क्यों, क्योंकि अपना कंटीन्यूअसली बच्चों s कैरेक्टर जो है बढ़ रहा है, s बढ़ रहा है मतलब, और s अपने को पता है अपना न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है, तो अगर कुछ न्यूक्लियस से ज्यादा पास में है तो डिस्टेंस उसके न्यूक्लियस से कम है, तो न्यूक्लियस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो हम क्या कह रहे हैं 57 की बात कर रहे हैं, पहला आपको दिया गया C सारे sp3, ये वाला कार्बन है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी है। फिर क्या है C डबल बॉन्ड C इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर C यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर C डबल बॉन्ड C इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यार ये कैसा है sp, ये कैसा है sp2, ये कैसा है sp2, ये कैसा है sp3। हमने अभी बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp वुड बी ग्रेटर देन sp2 एंड दैट वुड बी ग्रेटर देन sp3, क्योंकि यहाँ पे s कैरेक्टर आपके पास 50% है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे उससे भी कम है, ठीक है। तो और s अपना क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, सबसे ज्यादा बच्चों जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इस वाले ऑर्बिटल की अपनी होगी, तो क्या होगा बच्चों, अपना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये वाला कार्बन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 में आपसे पूछा गया है कि भाई जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम के दोस्तों कितना परसेंट है ना, तो उसी से उनका रेशियो पूछा गया वॉल्यूम का। तो अगर हम बात करें आपका जो, अब इसमें जिसको याद है उसने नंबर पा लिए होंगे, जिसको याद नहीं है वो नहीं पाएंगे उसने। तो अगर हम बात करें आपका जो डायमीटर होता है बच्चों, अगर हम डायमीटर की बात करें, एटम का जो डाया है वो आपका होता है कितना, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, इस रेंज का होता है। और आपका डाया जो होता है किसका बच्चों, न्यूक्लियस का जो डाया होता है आपका, वो आपका बच्चों 10⁻15 मीटर इस रेंज का होता है, ठीक है। तो अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो अपने को पता है वॉल्यूम क्या होगा बच्चों अपना, भाई 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अगर हम इसको डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको r बाई क्या कर दो, d/2 कर दो, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पे, मतलब बात है कि ये तो कांस्टेंट ही है पूरा, तो हमें तो रेशियो लेना है, तो क्या हो जाएगा ये, तो 4/3 पाई इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 1/8 इंटू क्या हो जाएगा ये आपका d³, ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम बात करें तो अपने पास ये तो पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, तो रेशियो में तो कट जाएगा, तो क्या बेसिकली उनके डायमीटर के क्यूब का रेशियो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम का रेशियो होगा, और हमें निकालना किसका किसका है, न्यूक्लियस का, ठीक है। तो न्यूक्लियस बाई क्या हो जाएगा एटम, तो न्यूक्लियस का कितना है बच्चों 10⁻15, ठीक है, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 10⁻10 इसका क्यूब, ये कितना आएगा बच्चों आपका 10⁻15, ठीक है। तो इतना कुछ आएगा, तो मतलब अपना न्यूक्लियस जो है वो एटम के कंपैरिजन में इतना छोटा, उसका वॉल्यूम इतना कम है, ठीक है, उतना टाइम्स है, 10⁻15 टाइम्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो आया है वो आया 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ योर एटम, ठीक है। और ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना खास अपने को था नहीं। चलते हैं 59 की तरफ। 59 में बच्चों आपको जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 59, आपसे पूछा गया है भाई एक रिएक्शन दी है N2 प्लस O2 और ये मिलके बना रही है 2NO, और बोला गया है कि ये इस तरह से आपको इक्वेशन इन्होंने लिख दी है, और पूछा है कि भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO मतलब बच्चों कि जब आपका NO का 1 मोल बनेगा, जब NO का 1 मोल बनेगा तो उस प्रोसेस में कितनी हीट बेसिकली आपकी क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी या देनी पड़ेगी, जो भी है, लेकिन वो कितनी होगी। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो आपको क्या पता लग रहा है भाई 24 इधर माइनस में है, मतलब क्या रहा होगा N2
प्लस O2 प्लस आपने 24 किलो कैलोरी दी और तब आपको मिला है 2NO, मतलब आपने 24 किलो कैलोरी हीट दी है तब जाके आपके एनोड क्या है बच्चों 2 मोल का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर और अपनी जो डिफाइन होती है क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो कैसे डिफाइन होती है कि भाई आपका किसी सब्सटेंस का 1 मोल बन रहा हो, 1 मोल बन रहा हो उसके किससे कंस्टिट्यूएंट जो है उसके, भाई जैसे NO है तो N2 और O2 क्या है इसके, है ना, कंस्टिट्यूएंट्स है, वो अपनी क्या है स्टैंडर्ड स्टेट में हो, ठीक है। तो अपने को, और ये तो क्या दोनों गैसेस ही हैं, तो अपने क्या है 24 किलो कैलोरी हमने 2 मोल के लिए दी है, तो अगर हमें निकालना है 1 मोल के लिए तो क्या हो जाएगा बच्चों भाई 12 किलो कैलोरी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जब आप 12 किलो कैलोरी दोगे तो इसका 1 मोल बनेगा और वही बच्चों क्या होगी इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी होगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें अपना आंसर, इसमें हो जाएगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर 3 में आपको प्लस 12 किलो कैलोरी पर मोल दी हुई है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये इसने इक्वेशन में लिख रखा है कि भाई -24, तो ये मतलब प्लस 24 इसने क्या है बच्चों दी होगी, तो अपन 12 किलो कैलोरी यहां से अपना क्या है बच्चों आ गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 60, आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा बच्चों करेक्ट है। पहला देखिए, पहला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F इज ऑलवेज 1। भाई फ्लोरीन -1 में तो होता है, ये तो गलत है ना, +1 दिया हुआ है, तो अपने को पता है भाई जैसे HF टाइप का अगर बनाओगे तो फ्लोरीन क्या है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन अपना क्या बच्चों -1 में रहता है, और F2 अगर होगा तो उसमें वो 0 में हो जाएगा। एक केस आता है जो हमने ऑक्सी एसिड की बात की थी पिछले FST में ही, कि जो HOF है जो फ्लोरीन का ये ऑक्सी एसिड है, इसमें क्या होता है बच्चों फ्लोरीन NCERT ने +1 में दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला केस भी आपको याद रखना है। उसके बाद बोला है, तो ये तो गलत हो गया है ना, +1 बोल रखा था लेकिन हमने पता -1 में तो रहता ही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज ऑलवेज -1, ये भी गलत है। क्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनमें क्लोरीन क्या है, क्लोरीन अपना +1 3, ठीक है, 5 ये सब भी क्या क्लोरीन शो करता है, +7 ये सब, तो ये तो गलत है। फोर्थ देखिए क्या दिया गया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2, गलत है। आपके सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, पेरोक्साइड जो होते हैं, है ना, उन सब में क्या है बच्चों उसके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ऑक्सीजन की होती हैं, ये भी गलत है। बचा आपका थर्ड ऑप्शन, हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड -1, इसने ऐसा ऑलवेज वगैरह कुछ बोला नहीं है, तो +1 -1 इसकी होती है क्या भाई, हाइड्रोजन की बिल्कुल हाइड्राइड में -1 देखने को मिलेगी। और आप कुछ भी बनाओगे, मान लीजिए आप H2O बना रहे हो, तो यहाँ सब पे क्या है बच्चों हाइड्रोजन अपना क्या है +1 में, हाइड्राइड्स में बच्चों वो -1 में रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या है बच्चों अपना सही है। इसने ऑलवेज जैसा कुछ नहीं लगाया है, वरना क्या है H2 वगैरह में वो 0 में भी है, लेकिन इसने ऑलवेज नहीं लगाया, तो ये दोनों में तो रहता है, ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, या फिर ऑप्शन नंबर 3 क्या बच्चों यहाँ पे करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। पूछा है कि भाई मोस्ट वोलेटाइल अल्केन कौन सा है। पहला देखिए N पेंटेन, N पेंटेन क्या है भाई अपना मोस्ट वोलेटाइल, मतलब जो सबसे जल्दी उड़ जाएगा, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों सबसे कम होगा, तो अपना क्या है N पेंटेन, ये रहा एक लीनियर चेन 5 कार्बन। आइसोपेंटेन क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 और ये रहा आइसो ग्रुप। नियोपेंटेन की आप बात करोगे तो ये रहे 3 और 4 5, ये रहा नियोपेंटेन। और एन हेक्सेन की बात करोगे तो अपने पास क्या है बच्चों, आपके पास 6 कार्बन एक ही चेन में इस तरह से स्ट्रेट चेन है। अब पहली बात, अपने को पता है अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है बच्चों तो क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि आपका क्या भारी हो चुका है। मेरे को बॉइलिंग पॉइंट में वोलेटाइल अगर बनाना है तो उसको उड़ाना है, उड़ाओगे जो जितना भारी है वो उतना उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ताकि वो बच्चों क्या है उड़े। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई बॉइलिंग पॉइंट आपका जो होगा एक तो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसमें तो 6 कार्बन है, बाकी सब में 5 5 है, मतलब अगर जल्दी कोई उड़ेगा तो इन तीनों में से कोई होगा, ये तो लेट उड़ेगा। अच्छा, इन तीनों में वोलेटिलिटी की बात करेंगे तो कौन ज्यादा वोलेटाइल है भाई, आप देखिए जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं इन तीनों में क्या फर्क है, ये लीनियर है, इसमें क्या है एक इधर ब्रांचिंग आई, इसमें क्या है ब्रांचिंग और ज्यादा हो गई। तो जितना ज्यादा बच्चों इसका क्या है सरफेस एरिया रहेगा, इनमें क्या है बच्चों जो फोर्सेस रहेंगे इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो उतने ज्यादा रहेंगे, ठीक है, वन डे फोर्सेस। और अगर आप इनमें बात करोगे तो इनमें क्या है बच्चों अब ब्रांचिंग जैसे होने लगी है, इसका सरफेस एरिया कम हो गया है, तो यहाँ जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बच्चों उसका सरफेस एरिया उतना कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, वो उतना ज्यादा वोलेटाइल बनता चला जाएगा। तो सबसे जल्दी कोई उड़ेगा तो वो नियोपेंटेन होगा, और वो है बच्चों आपके ऑप्शन नंबर 3 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, थर्मल स्टेबिलिटी। आपके पेपर में हमेशा थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बच्चों रहता ही रहता है, इस वाले में तो 2 हैं बल्कि, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा पूछी जाती है, बहुत आसान सा सवाल है। आपने को क्या दिया गया अगर आप देखो तो आपको जो दिए गए हैं अपने कंपेयर करना है KO2, RbO2 बच्चों और है CSO2, इन तीनों की थर्मल स्टेबिलिटी। अब अपने को पता है बच्चों क्या है ये अपना भाई मोनो एटॉमिक कैटायन एनायन तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है जो अपना एनायन है बच्चों वो क्या है डायएटॉमिक है ना, तो
तो अपना जो है अपने को सुपर ऑक्साइड दिए गए हैं, तो O2 माइनस आपका है, तो अपना जो एनायन है वो डायटोमिक है। इस केस में क्या देखते हैं भाई, आपका जो कैटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर अपन देखते हैं, ठीक है, ऐसे कार्बोनेट्स में भी करते हैं। तो पोलराइजिंग पावर आप देखोगे तो जिसकी जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, वो क्या करेगा बच्चों, उतनी जल्दी उस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा, वो हीट करने में उतनी जल्दी टूटेगा। मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो बच्चों आपकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। और अगर आप बात करोगे K+, ठीक है, Rb+ और Cgm+ में, इनमें पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर होगा उसका रिवर्स ऑर्डर होगा बच्चों आपकी थर्मल स्टेबिलिटी का। तो थर्मल स्टेबिलिटी देखिए भाई क्या होगा, ग्रुप में नीचे जा रहे हैं अपन, तो पोलराइजिंग पावर जितना छोटा आपका कैटायन बच्चों उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर। तो अगर हम देखें तो क्या है, यही है ऑर्डर, ठीक है, ग्रुप में ऐसे ही है। तो मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर इससे ज्यादा, इसकी इससे ज्यादा, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी इससे ज्यादा और इसकी इससे ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, CsO2 की सबसे ज्यादा। तो वो वाला ऑप्शन आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों, इसमें करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछा है कि भाई प्रोटोनेट होने की टेंडेंसी मैक्सिमम किसकी है। प्रोटोनेट टेंडेंसी मतलब बच्चों हमें क्या करना है, H+ देना है। कौन जल्दी H+ आपका एक्सेप्ट करेगा, भाई कौन करेगा H+ एक्सेप्ट, जो ज्यादा बेसिक होगा, सीधी सी बात है, हाँ? अपनी थ्योरी कहती है भाई कि भाई अगर आप लुईस देखो तो लुईस क्या कहता है कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड, जो लोन पेयर दे वो बेसिक, ठीक है। अगर आप बात करोगे किसकी, ब्रोंस्टेड वाली थ्योरी की, तो ब्रोंस्टेड क्या कहता है कि भाई जो H+ दे वो एसिड, जो H+ एक्सेप्ट करे वो बेसिक। तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं और जो जितनी आसानी से H+ एक्सेप्ट करेगा वो उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों, बेसिक होगा। तो हम बात कर रहे हैं 63 की, तो बेसिकली हमें बेसिक स्ट्रेंथ इनकी चेक करनी है। तो हमने कहा CH2 Na+, एक ऑप्शन ये है, एक आपका है ये एथेनॉल, एक आपके पास बच्चों है ये, ठीक है, Sp पे नेगेटिव है, और बच्चों एक आपका है PHOH। हमें क्या चाहिए, कौन H+ लेगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन वही होगा। बेसिक कौन बच्चों, जो इजीली अपना लोन पेयर देने को तैयार है, जो इजीली H+ एक्सेप्ट करेगा। देखो यार, ये अगर H+ एक्सेप्ट करेंगे, अपने को पता है वैसे भी ये फिनोल है, ये अल्कोहल है, तो दोनों क्या है बच्चों, एसिडिक है, ठीक है। अब ये दोनों अगर H+ एक्सेप्ट करेंगे तो इन पे चार्ज आएगा, मतलब ये स्टेबल नहीं बना रहे, मतलब ये अच्छे बेस नहीं है। ये दोनों अगर आपका H+ एक्सेप्ट करेंगे तो बच्चे का जो कंजुगेट बन रहा है उस पे चार्ज नहीं रहेगा, तो वो स्टेबल बन रहा है। अब ये वाला, इस दिन दोनों में कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा, भाई ये वाला क्या है, Sp पे आपके इलेक्ट्रॉन ना लोन पेयर है। इस वाले में बच्चों जो आपका चार्ज है वो किस पे है ना, ये Sp3 पे है। तो हमें साफ साफ पता है यार अपनी Sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्वेश्चन हम इसमें भी कर चुके हैं कि अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Sp की ज्यादा है। अगर Sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो लोन पेयर इजीली बच्चों आपको नहीं देगा। तो क्या होगा, इसका डोनेशन जो ये यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि ये Sp है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये नहीं चाहेगा अपने ये देना एज कंपेयर टू ये Sp3। तो Sp3 आपको आसानी से देगा, तो लोन पेयर अगर Sp3 आसानी से देगा तो हम कह रहे हैं CH3 ये इजीली बनेगा। तो कौन लेगा सबसे जल्दी H+, ए ऑप्शन जो है बच्चों वही अपना इजीली क्या है H+ एक्सेप्ट करेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। आपको एक रिएक्शन दी गई है बच्चों क्या, कि PCl5 और ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ, PCl3 और Cl2 और सब गैसियस है, ठीक है। चलिए हमें बताना है भाई 25 डिग्री सेल्सियस पे Kp Kc में क्या रिलेशनशिप होगा। चलिए अब भाई ये तो काफी आसान है, ठीक है, अपने को पता है भाई Kc आप लिखोगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 into Cl2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। और बच्चों हम PV इक्वल्स टू nRT से क्या कह सकते हैं कि N/V जो होगा आपका, यही तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो बेसिकली P/RT इज नथिंग बट योर कॉन्सेंट्रेशन। तो P/RT हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम Kc को लिखना चाहें तो PCl3 क्या है भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, P/RT, ठीक है, ये P किसका होगा भाई, ये PCl3 का प्रेशर होगा, ठीक है, इनटू Cl2 होगा, तो भाई Cl2 का प्रेशर भाई RT डिवाइडेड बाई फिर यहाँ पे PCl5 का जो भी पार्शियल प्रेशर होगा डिवाइडेड बाई RT, ठीक है। तो Kp अपना क्या होता है भाई, आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में, Kc क्या है अपने कंसंट्रेशन की टर्म्स में। तो यहां से अगर आप इसको रीअरेंज करो, RT को अलग कर लो, तो आप पाओगे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका 1/RT। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। और ये क्या है बच्चों आपका, ये तो Kp है, तो क्या आ गया रिलेशनशिप कि Kc इक्वल्स Kp इनटू 1/RT, ठीक है। तो अपने को क्या दिख रहा है भाई यहाँ पे कि Kp/Kc अगर आप करोगे, Kp/Kc इज नथिंग बट योर RT, ठीक है।
तो क्या हो गया बच्चों, और R आपका 1/12 हुआ, और आपका T देखोगे तो बच्चों कितना दिया हुआ है 298 केल्विन। ठीक है, तो ये तो 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब आपका Kp ग्रेटर देन बच्चों Kc आएगा। तो Kp/Kc क्या है बच्चों, हमारा यहां से क्या आया, Kp/Kc इज ग्रेटर देन 1। बच्चों को फॉर्मूला सीधा पता होता है, क्या होता है भाई, कि अपना Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng। ये सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। डेल्टा Ng क्या है, गैसियस मोल्स आपके जो प्रोडक्ट साइड में है माइनस आपके गैसियस मोल्स बच्चों रिएक्टेंट साइड में है। यहाँ पे आप देखिए इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, तो आपका 1 1 इधर कोएफिशिएंट है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपके प्रोडक्ट साइड वाला माइनस आपका रिएक्टेंट साइड वाला, और यहाँ पे 1, तो 1 + 1 2 - 1, तो डेल्टा Ng की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 है, तो Kp इक्वल्स Kc है ना इनटू RT, वही अपना यहां से आया था, तो यहीं से डिराइव होता है। तो ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर अपना ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं IUPAC नेम, नहीं उससे पहले एक क्वेश्चन आपका 65, क्या बताना है, आपने को बताना है बच्चों कि CaF2 है अपने पास, KSP दे दी आपको CaF2 की, ठीक है, कितनी दी है 3.4 × 10⁻11, चलो बहुत अच्छी बात है। और दिया है भाई अपना इसकी सोल्युबिलिटी कितनी होगी, किसमें 0.1 मोलर NaF में। तो ये तो बच्चों काफी आसान क्वेश्चन है, आपको केवल इक्विलिब्रियम वाली K का एक्सप्रेशन लिखना है। मतलब आपको दिया गया है कि CaF2 जो है उसकी KSP कितनी है बच्चों 3.4 × 10⁻11, और आपको दिया गया है क्या 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaF। मतलब यहां से आपके पास क्या होगा भाई, ये तो क्या है Na+ और F- में जाएगा, मतलब आपके पास 0.1 मोलर क्या है बच्चों Na+ है, और 0.1 मोलर क्या है बच्चों यहाँ से आपके पास F- मिलेगा जब ये डीएसोसिएट होगा। ठीक है, CaF2 के अगर हम लिखें, CaF2 बच्चों क्या होगा Ca2+ प्लस 2F-, सोल्युबिलिटी हमने मान ली इसकी क्या है बच्चों S, तो ये कितना होगा 2S। ठीक है भाई, इसके 1 से 2, अगर ये S है तो ये 2S होगा। अब लेकिन फ्लोराइड तो आपके पास यहां से भी है, मतलब 2S + 0.1। ठीक है, और अगर आप सोल्युबिलिटी देखिए बच्चों तो वो क्या है 10⁻11 में है, मतलब KSP, तो सोल्युबिलिटी आपकी बहुत कम रही होगी। ठीक है, तो क्या है 0.1 की कंपैरिजन में आप इस 2S को बच्चों नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को लगे सर कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, जो ये 3.4 × 10⁻11 है इसको आप लिख लो कि 34 × 10⁻12, और अगर आप इस 0.1 को भी हटा दो मान लो, तो KSP क्या आता है S × 2S का स्क्वायर, बेसिकली 4S³। ठीक है, तो S जो आएगा वो 10⁻⁻4 के ऑर्डर का आएगा बच्चों। ठीक है, वो 10⁻⁴ के ऑर्डर का आएगा, तो मतलब S क्या है बच्चों, इसकी कंपैरिजन में तो काफी कम है। ठीक है, तो इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगा, तो ये तो KSP जब आप लिखोगे 3.4 × 10⁻11 वुड बी इक्वल टू, इसकी सोल्युबिलिटी कितनी बच्चों S इंटू इसकी कितनी हो जाएगी 0.1 है, क्योंकि ये तो इग्नोर हो गया, उसका स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा भाई, देखिए तो क्या हो गया बच्चों, ये योर S वुड बी 3.4 × 10⁻11 डिवाइडेड बाय 10⁻², तो कितना आ गया बच्चों, ये 3.4 × 10⁻9 मोलार। इतनी सोल्युबिलिटी बच्चों आपकी होगी ऑप्शन नंबर 3 में। अब देखिए यार अगला क्वेश्चन तो काफी आसान था बच्चों, कुछ नहीं करना था, बस यहां से जो आएगा उसको क्या है उसकी कंपैरिजन में सोल्युबिलिटी अपनी काफी कम होगी, वो हमने यहां से पता किया, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो यार अगला है बच्चों IUPAC पे, काफी आसान सा सवाल है। क्या दिया हुआ है, तो आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, इधर में आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इधर में आपका क्लोरो लगा हुआ है, इधर में आपका मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, सारे ही सब्स्टिट्यूएंट्स है बच्चों, सारे सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो हम क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे यार लोएस्ट लोकेंट अपना किधर से मिलेगा। देखो यार अगर आपने यहां से शुरू कर दिया तो CH3 तो 1 पे आ रहा है, लेकिन फिर क्या है 2 3, तो सॉरी 2 3 4, तो आपको जो सेट मिल रहा है वो 1 3 4 का मिल रहा है। अगर आप यहां से शुरू करते हैं, यहां क्लोरो लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, फिर सेट मिल रहा है आपको 1 2 4 का, तो लोएस्ट लोकेंट देखिए 1 तो आ रहा है। ठीक है, 1 के बाद इधर 3 है, इधर 2 है, लोएस्ट लोकेंट ये वाला है बच्चों, तो आप क्लोरो वाले से नंबरिंग शुरू करोगे, और अगर आप क्लोरो वाले से नंबरिंग शुरू करोगे तो आप अब इसका नाम तो लिख ही सकते हो यार, क्या हो जाएगा 1 पे क्लोरो है, 2 पे नाइट्रो है बच्चों, 3 पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकली देख लीजिए कौन पहले आ रहा है, तो ऑप्शन देखिए 1 क्लोरो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में यही दिया हुआ है कि भाई क्लोरो आपका 1 पे है,
4 पे मिथाइल है, 2 पे नाइट्रो है और बेंजीन पे सारे लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों आपका हो जाएगा। ठीक है, लिख भी सकते हैं भाई, लिख लेते हैं 4 क्लोरो, सॉरी 1 क्लोरो, 4 मिथाइल, 2 पे नाइट्रो और बच्चों बेंजीन। ठीक है, क्योंकि भाई क्लोरो में C है, फिर M है, N है, तो C पहले आता है M से, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है अल्फाबेटिकली वाइज और लोएस्ट लोकेंट लगा के हमने नंबरिंग की। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा गया है बच्चों की आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक ड्यू टू, तो इसने बोला है कि भाई आयोनिक बॉन्ड जब बनता है तो वो एक्सोथर्मिक किसकी वजह से होता है। ठीक है, 4-5 ऑप्शन है कि आयनाइजेशन एनर्जी मेटल की जो है उसकी वजह से या किसकी वजह से, तो हम देखते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो बॉन्ड है वो साइकिल, ठीक है, तो वहां से हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आयनिक बॉन्ड जब बनेगा तो कौन कौन सी प्रोसेस अपनी बच्चों बीच बीच में हो रही होगी। देखिए यार, तो हम क्या है, कोई आयनिक बॉन्ड मान लीजिए अपन NaCl बना रहे हैं। ठीक है, NaCl आपका बच्चों किससे बनेगा, आपका सोडियम होगा सॉलिड प्लस बच्चों आपकी Cl2 गैस होगी, है ना, उसका हाफ किया आपने को क्या मिलेगा NaCl सॉलिड। इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होगी बच्चों, ठीक है, वो मान लीजिए कोई भी अपनी क्या है डेल्टा H फॉर्मेशन, इसमें आपने हीट क्या है रिलीज हुई लैटिस बना था। अब देखो यार कैसे बना होगा। बेसिकली सबसे पहले इस सॉलिड को आप क्या करोगे बच्चों, इसमें आप इसको डेल्टा H सब्लिमेशन, तो बेसिकली इसको पहले हम क्या है गैसेस बनाएंगे। गैसेस बनाने के बाद आप क्या करोगे, क्योंकि अपने को Na+ चाहिए, Na+ चाहिए, तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, इसको इसका आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी अपने को यहाँ पे देनी पड़ेगी। और सब्लिमेशन क्योंकि क्या कर रहे हैं सॉलिड से गैसेस, तो यहाँ पे अपने को हीट देनी पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक, और इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो भी एंडोथर्मिक, और यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको Na+ मिल जाएगा जो गैसेस रहेगा। अच्छा, यहां से मुझे क्या चाहिए, मुझे Cl2 से Cl चाहिए। ठीक है, तो Cl2 से भाई अगर आप Cl2 को अगर आप क्या करोगे बच्चों, डिसोसिएशन एनर्जी दोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर आप दोगे तो आपको 2 Cl मिल जाएंगे। तो बेसिकली मुझे एक ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जो भी एंथैल्पी होगी, जितनी एनर्जी होगी उसका हाफ मैं दूंगा, बॉन्ड तोड़ूंगा और मुझे Cl क्या है बच्चों गैसेस मिल जाएगा। लेकिन मुझे Cl- चाहिए, फिर क्या करेंगे, माइनस देना है तो मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपने को डालना है, तो यहाँ पे अपना डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो यहाँ पे बच्चों क्या है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि आपकी क्या है हीट निकलेगी रिलीज होगी, तो यहां से अपने को Cl क्या है बच्चों माइनस मिल जाएगा, और फिर ये Na+ और Cl- मिलके ये दोनों मिलके बच्चों आपके क्या करेंगे, फिर लैटिस एनर्जी यहाँ पे आपकी रिलीज होगी और NaCl बनेगा। तो देखो यार ये अब कौन सी प्रोसेस की वजह से ये ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुई, अपने को पता है यार ये डेल्टा H फॉर्मेशन जो है बच्चों ये अपनी हीट इस प्रोसेस में निकलती है। भाई किसने बनाया इसको एक्सोथर्मिक को देखते हैं। सब्लिमेशन हीट देनी पड़ेगी तो ये नहीं हो सकता, आयनाइजेशन हीट देनी पड़ेगी ये नहीं हो सकता, डिसोसिएशन आप बॉन्ड तोड़ रहे हो ये भी नहीं हो सकता। तो लेकिन अब आपको देखो यार जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसमें बच्चों हीट निकलती है, लेकिन केवल इसकी वजह से क्या है ये इतनी सारी जो हमने दी है ये इसको नेगेटिव नहीं बना सकता, ये क्योंकि ये उतनी ज्यादा है ना नेगेटिव नहीं होगी, उतनी ज्यादा हीट यहाँ पे रिलीज नहीं होगी। लेकिन जब Na+ Cl- मिलेंगे और आपका लैटिस बनेगा तो उसमें जो हीट रिलीज होगी बच्चों काफी ज्यादा होगी, उसी वजह से ये ओवरऑल प्रोसेस क्या होती है बच्चों एक्सोथर्मिक होती है। तो अपना लैटिस एनर्जी जो है बच्चों ऑप्शन नंबर 3 वो क्या है बच्चों इसको एक्सोथर्मिक बनाने में मेन काम कर रहा है। चलिए तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पूछा गया है भाई किसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर है। देखो यार कितने कितने आसान सवाल इस पेपर में पूछ रखे हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस है भाई, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। चलिए IF3 बताओ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 68। तो पहला दिया हुआ है IF3, दूसरा क्या दिया है PCl5, तीसरा क्या है बच्चों NH3, फोर्थ क्या है BF3। देखो यार अगर ट्रायंगुलर प्लेनर चाहिए बच्चों मतलब अपने को क्या चाहिए sp2, ठीक है। तो अपने को स्टेरिक नंबर 3 चाहिए। यहां पे क्या है ना भाई अपने को चाहिए क्या ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, मतलब बीच में m होगा 3 ऐसे होंगे, तो स्टेरिक नंबर सिग्मा मेरा 3 होना चाहिए। यहां पे सिग्मा कितना आएगा बच्चों, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 से बना है बॉन्ड, बचे 4, 2 लोन पेयर 3, ये स्टेरिक नंबर 5 गलत, PCl5 स्टेरिक नंबर 5 गलत, NH3 एक लोन पेयर 3 सिग्मा स्टेरिक नंबर 4 ये भी गलत,
BF3 में बच्चों बोरोन के पास बिल्कुल 3 ही होते हैं, तो तीनों से बॉन्ड बनाएगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल, तो बेसिकली BF3 आपका ऐसा ही होगा। और ये क्या है बच्चों, आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, और इसका sp2 क्या है बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका है। तो यही सही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 4। चलो बच्चों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि भाई आपका जो हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फ्री रेडिकल C4H9 के लिए आप कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी और कितने टर्शियरी कार्बन जो है, कितने इतने फ्री रेडिकल आप लिख सकते हो, तो कितने कितने बना सकते हैं। मतलब आपको C4H9 के पहले तो पॉसिबल आप किस तरह से उसको अरेंज कर सकते हो वो बनाना है, फिर उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी गिन लेंगे। देखो 69 C4H9, ये तो समझ में आया ना यहाँ पे रेडिकल है, क्योंकि क्या होना चाहिए था यहाँ पे बेसिकली अगर हम DU देखें, मतलब क्या होना चाहिए था भाई, C4 है तो आपको H चाहिए थे 10, है ना, 2n+2, लेकिन 9 है, मतलब किसी एक कार्बन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों वहां पे है, आपका फ्री रेडिकल यहाँ पे है। तो एक तो क्या हो सकता है यार C, ठीक है, H, ये हो सकता है, ठीक है। तो 3 2 5 2 7, 2H बचे, ये लगाए 2H, एक आपके पास बच गया बच्चों रेडिकल। ये भी हो सकता है, या फिर ये रेडिकल कहां हो सकता है, यहाँ पे दूसरे वाले नंबर पे भी हो सकता है। कैसे कि भाई C, यहाँ पे रेडिकल और इधर CH3 हो जाए, यहाँ पे भी हो सकता है रेडिकल। अब क्या है, रेडिकल यहाँ पे हो सकता है, वो सेम ही है, क्योंकि भाई सेकंड पोजीशन पे है। अब इधर से सेकंड पे कर दो, इधर पे सेकंड पे, सिमिलर है ना भाई, इसके अबाउट स्ट्रक्चर तो आपका सेम है ना। तो इधर करो या इधर बच्चों एक ही बात है। सिमिलरली आप इस पे रखो या इस पे रखो, एक ही बात है। तो इस केस में 2 ही बन सकते हैं। एक और पॉसिबल है कि चारों एक लाइन में ना होके आपके 3 एक लाइन में हो, चौथा कार्बन ऐसे हो। अब एक आप फ्री रेडिकल इस पे बना सकते हो। अब क्योंकि ये तीनों टर्मिनल है ना, ये तीनों सिमेट्रिक है, तो क्या है बच्चों, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, एक ही बात है। या फिर क्या हो सकता है कि आपका जब ये इस टाइप से है तो आपके बच्चों बीच वाले पे रेडिकल हो सकता है। तो हमें बताने कितने प्राइमरी, कितने सेकेंडरी, कितने टर्शियरी। देखो ये क्या है बच्चों, 1 डिग्री पे है, प्राइमरी हो गया। ये कार्बन 2 डिग्री है तो ये सेकेंडरी हो गया। ये क्या है बच्चों, 3 डिग्री कार्बन है तो ये क्या हो गया बच्चों, टर्शियरी हो गया। तो अभी तक भाई एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी, लेकिन फोर्थ वाला अगेन प्राइमरी है, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन से ही कनेक्टेड है। तो प्राइमरी मिले 2, सेकेंडरी मिला 1, टर्शियरी मिला 1। आंसर क्या हो गया, 2 1 1, ऑप्शन नंबर 2। भाई काफी आसान सवाल है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 क्या पूछा है, आपको एक आइडियल गैस के लिए CpO/Cv का रेशियो दे दिया गया है बच्चों, CpM/Cvm, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो आपकी है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट बाई आपकी वही कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसका रेशियो गामा दिया है। और पूछा है मोलर मास अगर m है तो आपकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी। आपको मोलर वैल्यू का रेशियो दिया गया है कि भाई स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका रेशियो क्या है बच्चों, गामा। और अपने को निकालना है क्या, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया है, CpM/Cvm, इसका रेशियो गामा है। अपने को एक रिलेशन पता है क्या, CpM - Cvm, Cp - Cv बच्चों कितना होता है, R, ठीक है। ये अपना क्या होता है बच्चों, R। अच्छा, अब क्या है, अगर आप इसको Cv से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, इस पूरी को Cvm से डिवाइड कर दो, Cvm क्या आया, CpM/Cvm -1 इक्वल्स R/Cvm। CpM/Cvm दे रखा है गामा, तो क्या हो गया, ये कुछ नहीं है बल्कि गामा -1 इक्वल्स R/Cvm। लेकिन हमें मोलर नहीं निकालनी है, अपने को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालनी है। ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बच्चों। तो क्या करेंगे भाई, अगर आप डेफिनेशन से देखो कि क्या फर्क है दोनों में, मोलर और सिंपल स्पेसिफिक हीट में, तो स्पेसिफिक हीट क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कि कितनी हीट दोगे आप, ठीक है, कितनी हीट दोगे, आपके पास कोई सब्सटेंस है, कितनी हीट दोगे आप उसके 1 ग्राम का, ठीक है, जितना भी मास है, आपने भाई m मास का टेम्परेचर T डिग्री बढ़ाया है ना, आपने m मास का टेम्परेचर T डिग्री बढ़ाया, उसके लिए हीट दी Q। मैं क्या पता लगाना चाह रहा हूं कि भाई 1 डिग्री जब आपने बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए आपने कितनी हीट दी होगी, 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, ठीक है। दोबारा बोलते हैं कि 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट दी वो हीट क्या है बच्चों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। तो टोटल हीट Q दी
m मास को दी और टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा, मुझे क्या है बच्चों, क्या चाहिए, 1 डिग्री वाला चाहिए, ये हो गया। मेरी CV जो मोलर कह रहे हैं, मतलब वो है भाई कितनी हीट देंगे अपन 1 मोल का बढ़ाने के लिए। मान लेते हैं n मोल का बढ़ाया आपने, है ना, कुछ Q2 हीट दी, ठीक है, n मोल का बढ़ाने के लिए आपने कुछ Q हीट दी और टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया, तो 1 डिग्री से 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपने कितनी हीट दी, वो है बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना। अच्छा, अब इन दोनों में अगर रिलेशनशिप देखोगे, इस n को लिख दो भाई मोल्स है ना ये, तो ये मास बाई, है ना, 1 मोल का मास, है ना, मोलर वॉल्यूम, मोलर मास, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप आ गया। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो CVM जो आपकी आ रही है वो क्या आ रही है भाई, ये Q बाई m डेल्टा टी क्या था, CV, तो ये क्या है बच्चों CV, तो इंटू CV इंटू m, यही है। तो आपकी मोलर वाली क्या है बच्चों, मोलिकुलर मास जो उसका है 1 ग्राम का जो मोलर मास है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए CV की। अच्छा, तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या आ गया, दिस एक्सप्रेशन वुड बी योर गामा माइनस 1 इक्वल्स R बाई CV इंटू कैपिटल M, है ना, उसका मोलर मास। क्या निकालना है आपको, निकालना है बच्चों, ये पूछा है, CV की वैल्यू पूछी है, तो CV क्या हो जाएगा बच्चों, सो CV आ गया आपका R बाई M इंटू गामा माइनस 1, बस यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बच्चों 1। चलिए अब हम करते हैं बच्चों 71, ठीक है, आपका कौन सा कर रहे हैं बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 71 हम कर रहे हैं, क्या है, हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH कंटेन्स 4 ग्राम NaOH। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, अपने को मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया है, मोलैरिटी दे दी है कितनी, 0.1 मोलर, और क्या दे दिया गया है आपको, 4 ग्राम दे दिया गया है सोल्यूट का मास, और क्या पूछा है, कितना वॉल्यूम चाहिए होगा मुझे बताओ। तो सीधा सा फॉर्मूला लगाना है बच्चों, कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, तो अपने को पता है मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन बच्चों लीटर मोल, है ना, ये आपकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी है 0.1 इक्वल्स मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा भाई, मोलिकुलर, है ना, ये गिवन मास बाई मोलर मास, मोलर मास कितना है NaOH का 40 बाई आपका वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, तो वॉल्यूम इन लीटर यहां से कितना आया भाई, ये कितना हो गया बच्चों आपका 0.1, ठीक है, तो 0.1 बाई 0.1 हो गया, ये तो हो गया 1, तो 1 लीटर मतलब बच्चों 1000 मिलीलीटर। देखिए ये ऑप्शन है तीसरा, ठीक है, इतने बेसिक क्वेश्चन पूछ रखे हैं यार, बताओ। 72 देखिए क्या पूछा गया है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है बच्चों 72। आपके पास 20 ml मीथेन है, ठीक है, आपने उसको 50 ml ऑक्सीजन यूज करके बर्न किया, तो पूछा गया है भाई जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आपके पास जो गैसेस टोटल बचेंगी उनका कितना वॉल्यूम होगा। अपने को पता है भाई कंबशन करोगे क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O होगा बच्चों लिक्विड फेज में, तो बचा क्या CO2 गैसियस, तो देख लो यार गैसेस का वॉल्यूम कितना होगा 72। तो अपन ने क्या किया, मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा बच्चों CO2 प्लस H2O, ठीक है, बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लीजिए बाई 2 to 2O2, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए क्या दिया गया है, ये कितना है बच्चों 20 ml, ये कितना है 50 ml, और हाँ तो भाई जब आप इसको कूल करोगे तो कूलिंग के बाद कितना टोटल वॉल्यूम रहेगा गैसेस का। भाई अब इसके 1 मोल के लिए चाहिए कितने बच्चे, है ना, भाई इसके 1 के लिए 2 चाहिए अपने को। अपने पास क्या है बच्चों 20 ml दिया हुआ है और अपने पास इधर कितना है 50, तो जब इसका 20 जाएगा तो इसका 40 चला जाएगा, 10 ml बचेगा, और क्योंकि इसके 20 से तो 20 ही बनेगा, भाई इसके 1 से 1 बन रहा है तो ये बनेगा 20 और ये बनेगा कितना बच्चों 40। कूल करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो लिक्विड में चला जाएगा, कूलिंग पे ये लिक्विड फेज में रहेगा, तो आपके पास क्या है, आपके पास ऑक्सीजन रहेगी और CO2 रहेगी, तो टोटल आपके पास कितना है बच्चों 30 ml आपके पास रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है बच्चों सही आंसर यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इंडिकेटर से है, क्या पूछा गया है 73। आपको बोला गया है कि भाई रेशियो दिया गया है किसका, जो आपका कॉन्जुगेट है इंडिकेटर का अपॉन HIN। ये कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है बच्चों एट pH 7, नहीं ये 7 है
और आपको पीएच दी हुई है कितना 4.3। क्या निकालना है, जो इंडिकेटर है उसका के इन निकालना है। ठीक है बच्चों, इंडिकेटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है। अपने को फॉर्मूला पता है क्या कि भाई पी के इन, पीएच अपनी जो निकल के आती है वो आती है बच्चों पी के इन प्लस लॉग इन अपना जो है वो अपॉन HIN। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यही आता है अपना। ये कितना है बच्चों 7। अच्छा, पीएच कितनी है 4.3। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, पीएच को लिख सकते हैं अपन, ये 4.3 है। पी के इन क्या होता है बच्चों माइनस लॉग के इन प्लस लॉग 7। ठीक है, 4.3 कब आया होगा, अपन पहले भी कर चुके हैं कि भाई आपके पास H प्लस रहा होगा कितना 5 × 10⁻⁵। तब जब इसने आपने इस कॉन्सेंट्रेशन इतने H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का जब आपने माइनस लॉग लिया होगा तो बच्चों ये 5 आगे आया होगा, 5 माइनस log 5 बना होगा, log 5 आपका 0.7 और 5 माइनस 0.7 होगा 4.3। मतलब ये जो रहा होगा ये आपका रहा होगा बच्चों माइनस log 5 × 10⁻⁵ इक्वल्स माइनस log k प्लस log 7। ठीक है, इस पूरी को क्या कर दीजिए बच्चों आप, ये पूरी जो बनी है आपकी इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी क्या बनेगी, तो आपकी इक्वेशन जो बन के आएगी log 5 × 10⁻⁵ इक्वल्स log k इन माइनस log 7, यही आएगी बच्चों। ठीक है, अब क्या करिए, हमें निकालना है ये k इन, उस log 7 को इधर ले आइए, log 5 × 10⁻⁵ प्लस log 7 इक्वल्स log k इन। ये दोनों प्लस में बच्चों, तो लोगरिथमिक की प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁵ इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इक्वल्स log k इन। और ये कितना आ गया भाई 5 7 जा 35 × 10⁻⁵। ठीक है, आगे log तो है ही, इक्वल्स log k इन। तो भाई मतलब क्या है, k इन आपको कितना है बच्चों, इतना 35 × 10⁻⁵। तो k इन आपका आ गया 35 × 10⁻⁵ और ये कितना है बच्चों 3.4 × 10⁻⁴। देखिए आपको ये ऑप्शन कहीं ना कहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर बच्चों 1। 3.5 है तो 3.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है बच्चों आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 74 कि भाई आप फ्यूज्ड NaCl है आपके पास, उसका आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो फ्यूज्ड NaCl का, तो आपको बेसिकली किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कह रहा है, क्या मिलेगा आपको। अच्छा देखते हैं भाई। अब अगर आप देखो फ्यूज्ड NaCl है बच्चों, मतलब उसमें पानी वानी नहीं है। ठीक है, तो मोल्टन केस है ये अपना, तो NaCl क्या है बच्चों, है ना, वो मोल्टन फॉर्म में है, पानी वानी आपका है नहीं। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो भाई आपके पास एक कैथोड होगा एक एनोड होगा। ठीक है, हम कर रहे हैं किसका NaCl, मतलब अपने पास क्या क्या है Na प्लस है Cl माइनस है, ये कैटायन है ये जाएगा कैथोड पे, ये एनायन है ये जाएगा एनोड पे, क्योंकि आपके पास वाटर नहीं है, मतलब यहाँ पे आपके पास H प्लस OH माइनस नहीं है। तो केवल पॉसिबिलिटी क्या है, केवल आपके पास अभी कैथोड पे यही है, और कैथोड पे यही है बच्चों। इसको रिड्यूस कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, तो Na प्लस बेसिकली रिड्यूस होगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और आपको देगा क्या Na देगा, और ये एनोड पे जाएगा Cl माइनस, ये क्या करेगा Cl2 बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, आपको सोडियम मिल रहा है। अगर पानी होता तब खेल बदल जाता, लेकिन खेल क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि पानी नहीं है ना, मोल्टन फॉर्म में केवल सोडियम ही बच्चों आपको मिलेगा। तो यहां से अपन क्या बच्चों सोडियम निकालने के लिए अपन ये प्रोसेस करते हैं, तो यहां से आपको सोडियम मिलेगा ऑप्शन नंबर 4। चलो बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा है कौन सा एंटी एरोमेटिक है, बताइए यार। इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे इस टाइप से है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर आप देखो ये रहा, तीसरा देखिए यहां पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, O पे आया +1 फॉर्मल चार्ज, और आपके पास फोर्थ ऑप्शन आप देखोगे तो आपके पास बोरॉन है 4 है, इधर पे बच्चों H है। ठीक है, अच्छा ये क्या है भाई, ये वाली रिंग आपको एरोमेटिक दिख रही है भाई 2 4 6, तो ये तो एरोमेटिक है। ये क्या है बच्चों 2 4 6, इसका लोन पेयर जो है बच्चों वो
कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेगा तो आपके पास क्या है, ये तीन जो है इन्हीं को मिला के 4n+2 हो रहे हैं जो कि 6 हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे भी 2 4 6 ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे 2 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं भाई हम। और बच्चों जो आपका बोरॉन है इस पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, क्यों, 3 बॉन्ड इधर बन गए हैं, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो कॉन्जुगेशन तो हो रहा है भाई। कंडीशन क्या है एपेल्स रूल की भाई, कॉन्जुगेशन आपका पूरा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, और अगर एरोमेटिक होना है तो 4n+2, एंटी एरोमेटिक चाहिए तो 4n। तो देखिए 2 और 2 4, तो 4n ही तो है, n की वैल्यू 1 रखिए, तो आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली कॉन्जुगेशन में, जो सिस्टम को बनाएंगे बच्चों एंटी एरोमेटिक, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों, आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। भाई आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपका आयोनिक बॉन्ड भी होना चाहिए, कोवैलेंट भी होना चाहिए बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होना चाहिए। चलिए भाई क्या करेंगे, तो पहला ऑप्शन बच्चों जो आपको दिया गया है वो है क्या, KNO3, दूसरा क्या है बच्चों NH4NO3, और थर्ड है क्या NH4Cl। तो हमें ये बताना है भाई किसमें जो है कौन से ऑप्शन में तीनों टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, कोवैलेंट, आयोनिक एज वेल एज कोऑर्डिनेट। अगर आप पहला ऑप्शन देखो, एक है KNO3, लिख लेते हैं पहले तीनों को यार, एक है ये NH4NO3, थर्ड है बच्चों NH4Cl। NH4Cl क्या है बच्चों आपका NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये क्या है बच्चों NH4 प्लस आपका NO3 माइनस नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या है बच्चों आपका अगेन K प्लस और NO3 माइनस। तो आयोनिक तो तीनों में है। अच्छा NO3 माइनस बनाइए भाई, N डबल बॉन्ड O माइनस, और ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, यही तो है आपका, है ना, यही है आपका। तो अगर हम देखें तो भाई कोवैलेंट, ये रे कोवैलेंट, ये रे कोवैलेंट, और ये क्या है बच्चों कोऑर्डिनेट। तो इसमें तो तीनों मिल गए अपने को। इसमें देखिए NH4 प्लस, ठीक है, तो N भाई एक प्लस है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई आपके 3 हाइड्रोजन तो हमने ये लगा दिए। अब क्योंकि NH4 प्लस है, आप ये समझ सकते हो एक हाइड्रोजन क्या खाली आता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आ रहा है, तो आपके पास एक क्या आया H प्लस आपके पास आया, इसके पास क्या है बच्चों एक लोन पेयर बचा हुआ है, ये इसको कोऑर्डिनेट देगा, तो इसके पास क्या है बच्चों इस तरह से ये बन रहा होगा। तो ये रहा कोवैलेंट, ये रहा कोऑर्डिनेट, इसमें भी है, ठीक है। अच्छा NH4NO3 था क्या, है ना, या तो आप यहां भी समझ सकते हो या फिर बच्चों आप यहां भी समझ सकते हो कि आपका NO3 माइनस तो हमने अभी देखा है, ये रहा, इसमें भी कोऑर्डिनेट है, तो बच्चों आपका NH4NO3 भी हो जाएगा, और आपका बचता है NH4Cl। NH4Cl भी आप बनाने जाओगे तो NH4 प्लस हमने अभी बात की कि NH4 प्लस में क्या बच्चों आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवैलेंट भी है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर बच्चों 4 होगा, ठीक है। काफी आसान सवाल था ये वाला भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट अल्केन हैविंग इथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच। मतलब आपको एक ऐसा अल्केन बनाना है, ठीक है, जिसमें क्या है आपकी C2H5 ये एक ब्रांच होनी चाहिए और सबसे छोटा अल्केन बनना चाहिए वो। अच्छा तो कितने कार्बन एटम होंगे ये बताना है, देखते हैं भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ब्रांच हमें चाहिए मिथाइल की, समझ में आ गई बात। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों 77, मान लीजिए मैं इस टाइप का मैंने कुछ बनाया, अगर मान लीजिए वो सोचेगा यार 3 मैंने किया, ठीक है, और मान लीजिए ऐसे लगा देता हूं, ठीक है, तो अगर कोई सोचे भाई ये मैंने 3 की चेन बनाई, 2 की मैंने ये इथाइल लगा दी, तो ये 3 की चेन बची नहीं ना यार, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई आपकी ये 4 वाली ये रही, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पे मिथाइल है, इथाइल नहीं है, तो मतलब इतनों से नहीं बना। चलो मैं इस चेन को बढ़ा देता हूं थोड़ा सा, C4 की बनाई, ठीक है, और अब यहाँ पे मान लो मैंने इथाइल लगा दिया, तो आपकी मेन चेन ये हो जाएगी। दोबारा आपके पास क्या है बच्चों मिथाइल ग्रुप ही आ रहा है, अभी भी नहीं बनी, क्या करें एक और बढ़ाएं C ये। अब देखो, अब चाहे आप इस चेन को ले लो या आप सीधी वाले के ले लो, आपके 5 ही कार्बन मेन चेन में आ सकते हैं, और 5 मेन चेन में आएंगे तो 2 आपका एक इथाइल वाला जो बच्चों बाहर रह जाएगा, वो आपकी ब्रांच हो जाएगी। तो सबसे छोटी कितने में बन रही है आपकी 7 कार्बन में, क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आप एक बार बनाते समझ में आ जाता कि यार अगर आप जिस पोजीशन पे लगा रहे हो इथाइल, उसके अगर इधर क्या है बच्चों इथाइल से कम है तो नहीं हो पाएगी, बात नहीं बनेगी। तो हमने इस बार जिस पोजीशन पे लगाया उसके इधर या इधर इथाइल में जितने कार्बन उनसे कम नहीं था, तो अपना केस बन गया, क्योंकि अगर उधर इथाइल से कम हुआ तो उसको सब्स्टिट्यूएंट बनाएगा और इथाइल वाले को मेन चेन में ले लेगा। समझ में आई बात। चलो ऑप्शन नंबर बच्चों इसमें 2 हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं 78, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अपने को बच्चों चेक करनी है। काफी आसान सवाल है, सब में बेंजीन है अगर आप चेक करो तो, और सब में
आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ही यहाँ पे है, लेकिन जो आपके और सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इस बेंजीन रिंग पे, है ना, वो मेटा पोजीशन पे है सारे। एक में मिथाइल है, एक में क्या है इथाइल है, एक में OH है, एक में NH2 है। आपने एक बात पता है कि यार अपना जो प्लस एम माइनस एम जो मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है बच्चों, वो आपका किस पोजीशन पे लगता है? वो अपना लगता है किस पे? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, मेटा पे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपका चार्ज जब कॉन्जुगेशन में जाता है रिंग में तो वो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा प्लस चार्ज, तो मेटा पे तो आपका प्लस जाता ही नहीं है। मतलब जो मेटा पोजीशन पे लगा है वो एम नहीं लगा सकता, वो मेसोमेरिक शो नहीं कर सकता, वो केवल बच्चों क्या है आपका आई इंडक्टिव इफेक्ट ही शो कर पाएगा, वो हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो नहीं कर पाता है। 78 आपको दिया गया है, यहां पे CH2 प्लस, यहां पे OH, वेरी गुड, यहां पे CH2 प्लस, यहां पे CH3, यहां पे CH2 प्लस अगेन, यहां पे C2H5 और यहां पे CH2 प्लस, यहां पे बच्चों NH2। तो हमने अभी बात किया जो मेटा पे है वो प्लस एम शो नहीं कर सकता, तो केवल ऑक्सीजन यहां पे माइनस आई शो करेगा, ये NH2 माइनस आई शो करेगा, ये CH3 क्या करेगा बच्चों? प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा। भाई सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा? यहाँ पे इसका होगा, ये इससे क्या है बड़ा है तो इसका प्लस आई, फिर ये, तो स्टेबलाइज कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा स्टेबलाइज ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है। इन दोनों में इसका माइनस आई क्या है बच्चों? आपका ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर ये सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है? ये OH वाला ग्रुप, क्योंकि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बोकेटाइन क्या बच्चों? और अनस्टेबल बनेगा। हमें क्या बताना था? हाँ, तो ऑर्डर क्या हो गया बच्चों आपका? इन्होंने इसको माना है P Q R S, तो हमने बात की R इज ग्रेटर देन Q, दैट वुड बी ग्रेटर देन S वुड बी ग्रेटर देन P। ठीक है बच्चों, R Q S P ऑप्शन नंबर 3। बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। आपसे पूछा गया है क्या? एक अल्काइन दिया है, लिंडग्लास कैटलिस्ट आपको दिया गया है, पूछा है भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? 79 तो आपको दिया गया है बच्चों कुछ इस टाइप का, ठीक है, साइक्लोपेंटेन, इधर डबल बॉन्ड टक टक, इधर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर बच्चों एक और आपके पास CH3 है। क्या यूज किया है? H2 और बच्चों लिंडग्लास कैटलिस्ट। तो लिंडग्लास कैटलिस्ट अब क्या होता है अपने को पता है, H2PD CaCO3 बच्चों पॉइजन है कैटलिस्ट। ठीक है, अगर आप मान लो आप H2 और आप कैटलिस्ट लेते हो, मेटल ना, प्लेटिनम निकल पैलेडियम, तो क्या करता है बच्चों? वो अल्काइन हो या अल्कीन हो, दोनों को फुल्ली रिड्यूस करता है, अल्कीन बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपने थोड़ा उसमें पॉइजन डाल दिया, मतलब जो आपकी साइड्स थी मेटल की सरफेस पे, जो साइड्स थी जहां पे आपका पहले क्या हो रहा था बच्चों? एड्सॉर्प्शन हो रहा था और फिर रिडक्शन हो रहा था, अब वो साइड्स ही कम हो गई हैं, क्योंकि उनमें आपका जो CaCO3 है वो भी उन साइड्स में बच्चों है, तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स जो है रिडक्शन के लिए कम हो गई है, आपकी रिडक्शन की रेट स्लो हो जाएगी, तो ये उतना एफिशिएंट अभी क्या रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आपका अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है, केवल अल्काइन को रिड्यूस करता है। और कैसी बच्चों स्टीरियोकेमिस्ट्री? सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री में, चाहे आपका ये हो चाहे आपका रोजनमंडो, सिन में करते हैं। अगर आपको ट्रांस चाहिए तो आप बर्च रिडक्शन करवाइए, Na इन लिक्विड अमोनिया, ये तो बच्चों सिस ही करेगा। तो ऑप्शन देखिए आप, तो सिस कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो टिक, और आप इधर गए बच्चों, इधर सी, तो हमने कहा सिस में तो ऐसा होगा, है ना, दोनों बड़े वाले ग्रुप बच्चों सेम साइड, और दोनों हाइड्रोजन आपके इधर रह जाएंगे। देखिए ऐसा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन 1 आपका यही है। ठीक है, तो यही आपका क्या बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या पूछा है? एक अल्कीन दिया है, HBr का एडिशन करवा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। अपने को पता है HBr वाला जो बच्चों वो मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है। ठीक है, मतलब, और मार्कोनिकोव रूल को अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो क्या होता है कि भाई आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएं, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वही आपका क्या है बच्चों? स्टेबल प्रोडक्ट होगा, वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो 80 C इस पे C है और डबल बॉन्ड CH3 आपको यहां पे दिया गया है बच्चों HBr। ठीक है, तो अब देखिए यार, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, ये देख के ना अपने मन में लालच आता है कि यार अगर आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे, यहाँ पे रीअरेंज कराएंगे, उसको 3 डिग्री कर देंगे, लेकिन वो बात की बात है, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा तो सही, तब तो रीअरेंज होगा, और बनेगा उस पे जिस पे ज्यादा स्टेबल होगा, बात खत्म। तो अगर आप देखोगे ये H3 है, ठीक है, इस पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अगर आप यहां बनाओगे और इस पे एक H है, तो अगर आप मान लीजिए कार्बोकेटाइन यहां बनाते हैं तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? केवल ये एक, इस पोजीशन पे।
अगर आप यहां ना बना के यहां बनाते तो 3 यहां पे 1 इस पे, तो बच्चों इसके पास तो 4 अल्फा, तो कार्बोकैटायन पहली बात बनेगा ही वहीं, यहां बनेगा ही नहीं। तो जो शिफ्टिंग की बात थी, जो अल्काइल के माइग्रेशन की आप सोच रहे थे अपने दिमाग में, पैदाइश जो बना रहे थे, वो गलत है। ठीक है, तो पहले वो उसी पे बनेगा, उसी पे बनेगा, तो मतलब आपका बच्चों क्या है, बी आर कहां पे लगेगा, यहां पे। ठीक है, और आपका एच यहां पे लगेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये किसमें बच्चों, आपके ऑप्शन नंबर 1 में। आगे चलते हैं बच्चों 81 की तरफ। 81 में क्या पूछा है भाई, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी लोएस्ट है। देखो दोबारा थर्मल स्टेबिलिटी क्वेश्चन आ गया, और हमने अभी बात की थी, इसमें क्या है, Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 Rb2CO3। हमने बात की भाई आपका क्या है, पॉलीएटॉमिक कैटायन है, एनायन है। हम देखेंगे जो आपका कैटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर आप देखने जाओगे तो आप देखोगे भाई ये तो अपन क्या कर रहे हैं, अल्कली वाले ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे हैं, है ना भाई। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, फिर फ्रेंसियम, ये होता है। तो अगर आप यहां पे देखो तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, जितना छोटा कैटायन उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा डिस्टोर्ट करेगा इस CO3 को, तो उतना ज्यादा डिस्टोर्ट करेगा, तो बच्चों आपको क्या होगा, हीट देने में जल्दी टूटेगा, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, लोएस्ट पूछी है, तो लोएस्ट किसकी होगी बच्चों, इसी की। ठीक है, क्योंकि ये सबसे छोटा कैटायन है, सबसे छोटा है, तो बच्चों पोलराइजिंग पावर इसकी सबसे ज्यादा, जल्दी तोड़ लेगा ये यहां से ऑक्सीजन, तो ऑप्शन नंबर 1। तो 81 में बच्चों आपका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। पूछा भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपकी आइस जो क्रिस्टलाइज होती है वो किस फॉर्म में होती है, पेंटागोनल, वी शेप, क्यूबिक, हेक्सागोनल। अब देखो इसमें कोई लॉजिक ऐसे है नहीं, ठीक है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो बच्चों जो है आप जो आइस है बच्चों वो क्यूबिक एज वेल एज हेक्सागोनल दोनों फॉर्म में क्या है बच्चों पाई गई है। अपन सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं कि यार अगर आपकी जो पैकिंग हो रही है, अगर वो ABC टाइप की है, या फिर क्या है मान लीजिए AB टाइप की है। अगर AB टाइप की है तो अपने को मिलता है बच्चों वो हेक्सागोनल वाला, और ABC है तो अपने को मिलता है बच्चों FCC टाइप का। ठीक है, मतलब क्यूबिक वाला ही मिल जाता है। तो केवल बस वो लेयरिंग किस हिसाब से हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब फंडामेंटली कुछ ऐसा नहीं है कि भाई फंडामेंटली कुछ बॉन्डिंग अलग तरीके से हो रही है, नहीं, केवल जो लेयरिंग हो रही है अलग अलग लेयर्स की वो किस तरह से स्टैक्ड है एक दूसरे के ऊपर, उसकी वजह से आपको ये जो लैटिस मिल रहा है बच्चों अलग अलग मिल रहा है। लेकिन जो अपन बात करें अगर रूम टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना, तो अपने को क्या मिलता है बच्चों, अपने को हेक्सागोनल देखने को मिलती है। और कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर को आप क्या है कम कर दोगे, लोअर टेम्परेचर साइड में आप चले जाओगे, तो बच्चों आपको क्यूबिक फॉर्म भी देखने को मिलती है। ठीक है, एज सच कोई लॉजिक इसका है नहीं, तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, अपनी हेक्सागोनल कैसे बनती है वो एक बार बता देता हूं। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, मान लीजिए अपना H2O का हम ऐसे बना रहे हैं, ये अपना O है और ये दो क्या है बच्चों छोटे वाले उसके, है ना, दो हाइड्रोजन जो साथ लगे हुए हैं वाटर के ऑक्सीजन के साथ, ये है। ठीक है, तो क्या कैसे बनता है, O O O O O O। ठीक है, ये तो सारे क्या है बच्चों O है। अब क्या है, आप हाइड्रोजन लगाते जाइए, मान लीजिए इधर हाइड्रोजन लगाया, इधर हाइड्रोजन लगाया, ये इसो के साथ बॉन्डिंग करेगा, इसके मान लीजिए ये रहा। ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन इसो के साथ बॉन्डिंग करेगा, समझ रहे हो, ये इसके साथ कर रहा होगा, इसके मान लीजिए हाइड्रोजन क्या है दोनों, इसके मान लीजिए ये दो हाइड्रोजन वो किसी और के साथ कर रहे होंगे उधर की तरफ, उनसे हमें लेना देना नहीं है, और ये इसके साथ। ठीक है, इसका एक ये ऑक्सीजन जो है ये मान लीजिए आपका इसके साथ, ये हाइड्रोजन इसका रहा, और बच्चों ये इसका हाइड्रोजन रहा, ये मान लीजिए इसके साथ, इसका दूसरा इधर है, इसके दोनों इधर हैं, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली आपकी इस तरह से ये, ठीक है, और फिर ये आपका ऑक्सीजन है, तो इसने अभी नहीं बनाए, तो ये किसी और के साथ बच्चों के हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या हेक्सागोनल देखने को मिलता है। तो क्या बच्चों ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 83 क्या बोला गया है भाई, कौन सा मेटल आपका सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा मेनली, देखते हैं कौन नहीं बनाएगा। आपको क्या क्या दिए हुए हैं बच्चों, लिथियम, बेरिलियम और सोडियम, क्या नहीं बनाएगा, सुपर ऑक्साइड। अपने को एक बात पता है, अगर आप मान लो अल्कली की बात करो, ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं हम, और ग्रुप 1 में क्या है बच्चों, अब जब मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, आपने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम 83, मान लीजिए आपके पास O2 था, ठीक है, आपने क्या किया, उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, O2 माइनस बना, एक और दिया, O2 2 माइनस बना, और एक और देंगे,
एक और देंगे बच्चों, मतलब यहां से मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं अपन, ठीक है। तो क्या है भाई, अभी 2 ऑक्सीजन के पास 2 माइनस है, अभी 2 और दे दोगे तो 2 के पास 4, मतलब 1 के पास 2 माइनस, मतलब यहां से आपका O2 माइनस बनेगा, ठीक है, 2O2 माइनस, इस तरीके से। तो मतलब अब पहली वाली जो है, जब आपने ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तरह से, ठीक है भाई, आप ये अपनी मतलब नॉर्मल फॉर्म में था O2, ठीक है, उसको अपन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और अपन ने उसको, है ना, चार्ज कर दिया यहाँ पे, मतलब O2 माइनस कर दिया। तो अपनी ये वाली तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें आपकी हीट निकलती है, लेकिन आगे क्या है बच्चों, अपनी ये क्या है, इधर अपनी एनर्जी क्या है, बढ़ती रहती है, मतलब आपको इधर जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो अपनी क्या बच्चे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस हैं, और अपने को जो हीट देनी पड़ेगी वो ज्यादा ज्यादा होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ऑलरेडी वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ चुका है, आप दोबारा एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो रिपल्शन की वजह से क्या बच्चों, आपको वहां पे हीट देनी पड़ेगी, आपकी यहाँ पे क्या एनर्जी कंटिन्यूअसली जो आपको देनी पड़ेगी वो बढ़ रही होगी। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब मतलब जब आप मान लीजिए आप कोई मेटल का क्या ऑक्साइड बना रहे हो, ठीक है, अपन क्या बना लेते हैं, मान लीजिए M2O टाइप का बनाते हैं, है ना, अपन बात कर रहे हैं ग्रुप 1 की, और ग्रुप 1 की आप बात करोगे तो मतलब मैं कह रहा हूं ये M जो है वो प्लस टाइप का है, तो 2 प्लस आए, मतलब मैं ऑक्साइड बना रहा हूं 2 माइनस, ठीक है। कैसे बनेगा, वही बॉन्ड नंबर साइकिल की बात करेंगे हम भाई। इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास एक मेटल होगा, प्लस आपके पास क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन होगा। इसको पहले आप क्या करोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोगे, आप यहां से ऑक्सीजन गैसेस एक एटम लोगे, उसको उस एटम को आप क्या करोगे, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देके उसको 2 माइनस में ले जाओगे, इस मेटल को आप क्या करोगे, M प्लस में ले जाओगे, और फिर इन दोनों के से जो लेटिस एनर्जी निकलेगी वहां से आपका M2O बनेगा, हमने अभी बात की है ना भाई। भाई यहाँ पे आप क्या करोगे, मेटल सॉलिड में होगा, पहले सॉलिड से उसको गैसेस में ले जाओगे, तो पहले सब्लिमेशन दोगे, गैसेस में आने के बाद क्या करोगे बच्चों, उसको गैसेस में आने के बाद उसको आयनाइज करवाओगे, तो यहाँ पे क्या आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो दोगे, तो ये एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक, यहाँ पे इसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोगे, ये भी एंडोथर्मिक, यहाँ पे आके आपकी ये वाली प्रोसेस, पहली वाली एक्सोथर्मिक, दूसरी वाली एंडोथर्मिक, क्योंकि भैया आप एक इलेक्ट्रॉन डालो उसके बाद एक और डाल रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के अभी तक आपने क्या हीट दी ही दी है, थोड़ी बहुत यहाँ निकल रही होगी हल्की फुल्की। तो अगर ये बनाना है तो मतलब लेटिस एनर्जी आपकी ज्यादा निकलनी चाहिए, तो जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी निकलेगी मतलब उतना ही ज्यादा आपका फॉर्मेशन पॉसिबल हो किसका, ऑक्साइड का। समझ रहे हो ये वाली बात आप, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, और वैसे मैंने यहाँ पे देखा कि जब अपना ऑक्साइड बन रहा है तो मुझे यहाँ पे भी अपनी क्या हीट देनी पड़ रही है मुझे, है ना, क्योंकि यहां से इस स्टेट में ले जाने के लिए मुझे क्या है बच्चों, हीट देनी पड़ेगी। सुपर ऑक्साइड में तो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन और आगे जाओगे तो फिर एंडो बन रही है, तो मतलब अगर ये बनाना चाहते हो तो भाई जो लेटिस बन रहा है ना उसमें ज्यादा हीट निकले फिर, अच्छा लेटिस एनर्जी ज्यादा हो। समझ में आ गई बात। लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी अगर आप बात करोगे, तो अगर आप बात करें लिथियम की, है ना, तो बच्चों जितना छोटा उसकी लेटिस एनर्जी उतनी ज्यादा, लिथियम, सोडियम, ठीक है, ये रुबिडियम, सीजियम, ऐसे होगा। अब क्योंकि इसमें लेटिस एनर्जी ज्यादा, तो ये आपका बना लेगा ऑक्साइड, तो इसका जो देखने को मिलता है वो Li2O मिलता है। ये अब बीच में आ रहा है तो इसका क्या मिलता है बच्चों, अपने को पेरोक्साइड मिलता है, तो इसका क्या मिलता है, Na2O2 मिल जाता है। इन भाइयों के मेजर क्या मिलते हैं अपने को, क्या मिल जाएंगे बच्चों, CSO2, ये बना लेंगे सुपर ऑक्साइड। समझ में आई बात। तो इसमें क्या है मेजर अपना, ऑक्साइड, फिर पेरोक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड। तो ये दोनों क्या है बच्चों आपके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, मेजर नहीं है, ठीक है। इसका तो नहीं ही बनेगा, इसका माइनर हो सकता है, लेकिन मेजर वो बच्चों नहीं है, मेजर आपका पेरोक्साइड ही है। तो ना तो लिथियम बनाएगा ना सोडियम बनाएगा, बचा बेरिलियम, ठीक है। तो दो हो गए, तो ऑब्वियसली अब ऑल ऑफ दीज ही होना है, तो आंसर तो आपका बच्चों ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। अब हम बात कर रहे हैं यार आपका बेरिलियम क्यों नहीं बनाएगा, है ना। यहां पे भी हम सिमिलर लॉजिक दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो बेरिलियम है बच्चों वो भी ऊपर ही आता है भाई, आपका लिथियम फिर बेरिलियम है, ठीक है, ग्रुप 2 में आ रहा है, लेकिन आपके सेकंड पीरियड में ही है। तो इस पे जो Be2+ होगा उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो बच्चों उसकी टेंडेंसी किसकी होगी, ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी। नीचे जाओगे तो आपकी क्या बच्चों सुपर ऑक्साइड टेंडेंसी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपकी ऑक्साइड की रहेगी टेंडेंसी, तो ये भी नहीं बनाएगा। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपको पूछा गया है भाई एटॉमिक रेडियाई डिफरेंस, है ना। तो सोडियम लिथियम है, उनकी जो एटॉमिक रेडियाई का जो डिफरेंस है सोडियम और लिथियम की वो x है, मतलब सोडियम की जो रेडियस है एटॉमिक रेडियस उसमें से घटा दीजिए लिथियम की, वो x नंबर है कुछ। रुबिडियम में से आप पोटेशियम की घटाइए वो y है, फ्रेंशियम में से आप सीजियम की घटाइए वो z है। तो x y z में रिलेशनशिप पूछा है, कैसे करेंगे भाई। अब आपको एक बात पता है यार, जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो ना, तो जब आप जैसे मान लीजिए आप बात करो, पहले आपका क्या है
पहले आपके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है वो sp में ही हो रही होती है, फिर धीरे धीरे आपका d आने लगता है, फिर d के कुछ टाइम बाद f भी आने लगता है, तो f में भी फिलिंग होने लगती है। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। हम कह रहे हैं भाई पहले आपका लिथियम है ना, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है, इसके ऊपर हाइड्रोजन होगा। चलो अपने को पता है यार, जो यहां तक तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स इससे ऊपर अगर हम बात करें तो यहां तक तो आपके क्या है, डी नहीं आए अभी तक, लेकिन जब आप पोटेशियम से रुबिडियम में जाओगे तो आपके इसके बीच में 3d के इलेक्ट्रॉन्स आ चुके होंगे, यहां से फिर डी के ही चल रहे होंगे, लेकिन जब सीजियम से फ्रेंशियम में जाओगे तब आपके बच्चों क्या है, 4f के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अपने को पता है इनकी शील्डिंग पुअर है, और शील्डिंग पुअर है, अगर आपके 3d में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए तो आपका एटॉमिक नंबर तो मस्त बढ़ रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर तो बढ़ा ही ना भाई, अगर आप यहां से यहां गए हो तो आपका एटॉमिक नंबर तो बढ़ा ही है ना, तो प्रोटॉन्स तो आपके बढ़ गए जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे अपनी तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उनकी शील्डिंग बेकार है, मतलब ये वाले का साइज क्या होगा बच्चों, रिड्यूस होने लगेगा। तो इन दोनों के साइज में क्या है बच्चों, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या है बच्चों, डी की एंट्री हो गई है। सिमिलरली यहां से यहां एफ की एंट्री हो गई, उनकी शील्डिंग और महाबेकार, भाई डी के कंपैरिजन में इनकी शील्डिंग और महाबेकार। और अगर हम बात करें इनके बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन नंबर कितने कितने से बड़ा होगा, तो यहाँ पे 2 होता है, 2 8 8, यहाँ पे 18 बड़ा होगा, 18 फिर 32, मतलब यहां से यहां 32 प्रोटॉन्स तो मेरे आ गए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आए उनमें से मेरे क्या है, कई बेकार काम के नहीं थे, काम के नहीं थे, मतलब उनकी शील्डिंग बहुत पुअर है, डी के भी है, एफ के भी है, तो इन दोनों का साइज में जो डिफरेंस होगा बच्चों बहुत ही कम होगा, उससे थोड़ा ज्यादा होगा इनके साइज में। लेकिन अगर आप लिथियम से सोडियम की बात करोगे तो वहां पे क्या है बच्चों, आपके डी एफ का जैसा कोई लोचा नहीं है, वहां पे आपकी सीधी सीधी क्या है, एक शेल ऐड हो रही है, तो उनके साइज में डिफरेंस ज्यादा होगा। तो हम कह रहे हैं कि जो आपका सोडियम और लिथियम है, अगर इन्होंने ये एक्स बोला है, रुबिडियम और पोटेशियम है अगर ये वाई बोला है, फ्रेंसियम और सीजियम है अगर ये जेड बोला है, तो एक्स वुड बी ग्रेटर देन वाई वुड बी ग्रेटर देन जी, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है क्या, ठीक है भाई, तो आई थिंक ये कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्या बोला है भाई, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज ऑफ Li+2 आयन, कौन से आयन, Li+2 आयन में क्या बताना है अपने को, शॉर्टेस्ट लैम्डा। अच्छा अपने एक बात पता है यार, कौन सी सीरीज है बच्चों, पास्चन, तो पास्चन अपनी कौन सी होती है भाई, पहले अपनी आती है लाइमन, फिर आती है बामर, फिर आती है बच्चों पास्चन। तो यहां पे अपनी जो है, मतलब यहां पे क्या है आपका n=1 में आता है, यहाँ n=2 में, यहाँ n=3 में, ठीक है, उसके ऊपर वाला जो n=4 5 है वहां से इलेक्ट्रॉन आपका इस वाली में आता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसका करस्पॉन्डिंग लैम्बडा जो होता है बच्चों, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अपने को चाहिए यार मिनिमम लैम्बडा, अपने को रिलेशनशिप पता है क्या, hc/λ इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा आपका डेल्टा ई, ठीक है। तो अगर आपको लैम्बडा मिनिमम चाहिए मतलब एनर्जी मैक्सिमम हो, एनर्जी मैक्सिमम मतलब आपका इनफिनाइट से कहां आ रहा हो बच्चों, आना तो तीसरी वाली में है, क्योंकि अपन इस सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इनफिनाइट से, ठीक है, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है n=1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या एनर्जी डिफरेंस होता है, तो अगर इनफिनाइट से तीसरे में आ रहा है तो मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है मतलब उसका लैम्बडा सबसे कम है, ठीक है। तो अपने को पता लग गया अपने को कौन सा ट्रांजिशन कराना है, n=∞ से बच्चों n=3 में कराना है। और अगर आप अपना फॉर्मूला लगाओगे अब तो हम कह सकते हैं कि 1/λ है ना, आप कह सकते हो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे बच्चों तो आपको क्या आता है कि भाई 1/λ इक्वल्स r(z²), या आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, इनटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यहां से क्या आएगा बच्चों 1/λ इक्वल्स r, लिथियम की बात कर रहे हैं तो z हो जाएगा 3, तो ये हो गया 9 इनटू 1/, है ना, ये आपका 3 हो गया और ये आपका n2 हो गया माइनस 1/∞, ये हो जाएगा 0, तो 9 से 9 गया तो लैम्बडा क्या आ गया 1/r। तो बच्चों यही होगी आपकी उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो इसका आंसर हो गया 85 का थर्ड। चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ, ठीक है। ये आपका किससे है क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से पूछा है, एंट्रोपी को लेके, और हमें बतानी है सिस्टम की एंट्रोपी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अपनी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है प्रोसेस का, अपना वॉल्यूम क्या हुआ 2 लीटर से 20 लीटर चला गया है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, अपने पास कितने मोल हैं गैस के, 2 मोल हैं, निकालना क्या है एंट्रोपी चेंज सिस्टम का। चल
तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है तो फटाफट डिराइव भी कर लेते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, अपने को पता है ds इक्वल्स बच्चों क्या होता है dq बाई टी, ठीक है। और अगर आप लिखोगे फर्स्ट लॉ से तो हम कह सकते हैं du इक्वल्स dq प्लस dw, आइसोथर्मल में बच्चों du होगा खत्म, तो अपना dq इक्वल्स हो जाएगा माइनस dw, है ना भाई, du जीरो होगा आइसोथर्मल में, तो dq को रिप्लेस कीजिए तो ds इक्वल्स माइनस dw बाई टी, dw को कर दीजिए माइनस pdv, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, pdv बाई टी, ठीक है, pdv बाई टी आ गया ds, तो अपना डेल्टा s क्या आ जाएगा बच्चों, चेंज इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, p को लिख दीजिए nRT बाई v dv, एक t ऑलरेडी था, t से t कैंसिल हो गया, ये आ गया nr dv बाई v का इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2, ये आ जाएगा nr ln v2 बाई v1 इक्वल्स डेल्टा s, तो आप निकालोगे डेल्टा s तो आएगा n की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2, ठीक है, v और nr ln ये है 20, ये है 2, ये आ गया कितना बच्चों कि 2 इंटू 2 4, log में कन्वर्ट कर लीजिए 2.3 इंटू log 10, ये हो गया 1, ये हो गया कितना बच्चों आपका 9.2, ठीक है, यही आपका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4। तो आइए समझ में आ गया होगा, है ना, बेसिक सा फॉर्मूला था, हमने उन दोनों को यूज किया है। चलो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। आपसे पूछा है भाई, आपको 4 प्रोसेसेस दी गई हैं जिनमें क्या कर रहे हैं हम, हर एक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या है आयनाइज कर रहे हैं, है ना, अपनी स्पीशीज को, और पूछने पे सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी। अपने एक बात पता है यार, आपने पहले इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने कुछ एनर्जी दी, है ना भाई, आयनाइजेशन वाली क्या बच्चों हमेशा क्या आपको हीट उसमें देनी पड़ती है, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने कुछ हीट दी, क्योंकि भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स है तो अपने हीट देनी पड़ती है। फिर अब जब आपका वो मान लीजिए प्लस में चला गया, एक निकाला प्लस 1 में गया, फिर आपने अगर एक और निकाला, तो क्योंकि जब एक निकाला बच्चों उसके बाद आपके प्रोटॉन तो नहीं थे, इलेक्ट्रॉन कम हो गए थे, तो क्या है जेड इफेक्टिव और बढ़ गया था, तो आप अब जो दूसरा निकालो उसमें आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरे में और ज्यादा एनर्जी, मतलब जो आपकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों वो आपकी बढ़ती जाएगी। तो जितने ज्यादा चार्ज से निकाल रहे हो उतनी ज्यादा आपकी बच्चों अपनी एनर्जी जो अपने को देनी है वो बढ़ती जाएगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप फटाफट 4 नंबर पाएंगे, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में जो आपका m है वो -1 में है, दूसरे में m न्यूट्रल है, तीसरे में m पे +1 चार्ज आ गया है, और चौथी वाली प्रोसेस में m पे +2 चार्ज आ गया है। तो हमने बात की जितने ज्यादा वाले प्लस वाले से, है ना, मतलब प्लस वाला जो चार्ज है वो जितना ज्यादा है उससे अगर निकालोगे तो उसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू आपका न्यूट्रल है या फिर आपका नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो उन दोनों के कंपैरिजन में आपको प्लस वाले में ज्यादा एनर्जी बच्चों देनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा एनर्जी जो मुझे देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी वो मेरे +2 वाले में होगी, उसके बाद प्लस वाले में, फिर न्यूट्रल वाले में, और फिर वो माइनस वाले में। सबसे ज्यादा किस प्रोसेस में बच्चों, जब मैं m+2 से m+3 बना रहा हूंगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, क्योंकि इस केस में जेड इफेक्टिव ऑलरेडी बढ़ गया होगा प्रीवियस प्रोसेस की कंपैरिजन में 87। तो आंसर नंबर ये कौन सा है, 4th। 88 बच्चों क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो ये OH N डबल बॉन्ड O, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब ये फिनॉल, पैरा पे बच्चों NO2। अपने को पता है यार इसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपने को ऐसा हाइड्रोजन मिल गया जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या था बच्चों, अटैच था, ऑक्सीजन से था, तो ये हाइड्रोजन और इस नाइट्रो का जो ऑक्सीजन है उन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इसमें इंट्रामोलिकुलर है, इसमें इंटरमोलिकुलर है। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के आपस उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आप चाहते हो कि ये उड़े ना तो एक दूसरे को पकड़ के रखना पड़ेगा ना यार, खुद ही को ऐसे रख लोगे तो हीट जब आएगी तो उड़ोगे, अगर आपको किसी और ने पकड़ रखा है तो बच्चों आपके उड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए क्या है, अब अपने को तो मतलब ऑब्वियस सी बात हो तो अपना जो इंट्रामोलिकुलर है उस केस में अपना जो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, तो इसलिए ज्यादा वोलेटाइल होगा, हीट दोगे तो जल्दी उड़ेगा एज कंपेयर टू ये, क्योंकि इसमें बच्चों इंटरमोलिकुलर है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये अगले वाले के नाइट्रो से कर रहा होगा, ये अगले वाले के, फिर अगले वाले दूसरा जो फिनोल है उससे कर रहा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ज्यादा वोलेटाइल ये,
यही पूछा है ना। तो विच कॉन्सेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन्स दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा। कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा है भाई, अपने को इंट्रा में नहीं घुसना था, बस इतना बताना था भाई किसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई जो वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए अपन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। तो हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन की बात बच्चों कर चुके हैं, ये आपके एग्जाम में आई थिंक एफएसटी में मैंने शायद 3-4 बार इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर दिया होगा लगेगा एफएसटी में, तो 3 बार तो आया है। तो बच्चों अपना जो टेम्परेरी हार्डनेस जो वाटर की होती है उसके लिए अपन पहले बात तो टेम्परेरी परमानेंट का मतलब क्या है, हार्डनेस क्या होती है, ये बातें कर लेते हैं। तो आपके बच्चों वाटर में हार्डनेस होती है आपके कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस की वजह से, और वो हार्डनेस टेम्परेरी हो गया परमानेंट वो डिपेंड करती है आपके एनायन पे, ठीक है। तो कैटायन की वजह से क्या अपनी हार्डनेस है, और एनायन डिसाइड करेगा कि टेम्परेरी हार्डनेस है परमानेंट है। अगर आपका बाइकार्बोनेट है HCO3- तो बच्चों क्या है आपकी वो टेम्परेरी हार्डनेस है। अगर आपके बाकी हैं क्लोराइड है ना, कार्बोनेट है, ये सारे हैं, तो बच्चों आपकी क्या है सल्फेट वगैरह, तो अपनी क्या है बच्चों परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर की वहां पे होगी। अब हार्डनेस का मतलब क्या है, अब अगर वाटर में बच्चों हार्डनेस है तो क्या होगा, आप मान लो पानी कपड़े अपने धो रहे हो पानी में, तो क्या बच्चों आपके उत्ते अच्छे से साफ नहीं होंगे, झाग उस पानी में नहीं बन रहे होंगे सर ना, तो वो सारी बातें होती हैं। तो अगर आपको हार्डनेस वाटर की दूर करनी तो आप क्या करते हो, अगर आपकी क्या बच्चों टेम्परेरी है तो मान लिया आपने जो है थोड़ा सा उसको हीट किया थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे, तो उस वजह से क्या होगा बच्चों वो वाटर की हार्डनेस जो है टेम्परेरी दूर हो जाती है। लेकिन परमानेंट के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह करवानी पड़ती है। तो उन्हीं मेथड में एक आता है अपना टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करते हैं। तो क्लार्क्स मेथड जो आपका है, अगर आपको याद हो क्लार्क्स मेथड अपना बच्चों वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए था। इसमें अपन जो यूज करते हैं वो आपका है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अपन इसको बोल लेते हैं स्लेक्ट लाइम। तो मान लीजिए आपके पास क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम है, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी टेम्परेरी की, तो अपन ने बाइकार्बोनेट लिया, तो आपके पास CaHCO3 ट्वाइस है, ठीक है। आपने क्या क्या किया, आपने स्लेक्ट लाइम मिलाया CaOH ट्वाइस, यहां से बच्चों ये बना लेगा CaCO3 प्लस 2H2O, CaCO3 पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो अपना पानी जो है बच्चों उसकी हार्डनेस जो है टेम्परेरी हार्डनेस दूर हो चुकी होगी, और ये पानी में आप आराम से कपड़े और अपने हाथ धो सकते हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ये कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन बचता है अपना इस एफएसटी का, क्वेश्चन नंबर 90। क्या बोला गया है कि यार एक गैस को आप आसानी से कैसे लिक्विफाई कर सकते हो। अच्छा देखो, अगर आप गैस को लिक्विफाई करना है तो क्या करते हैं, मान लीजिए भाई गैस से हमने पता है कि जो अपने पार्टिकल से क्या है भाई दूर दूर है, ठीक है। अब अगर आप उसको लिक्विफाई करना है तो क्या करो, आप उसको दबाना शुरू करो, टेम्परेचर उस पे जो बच्चों प्रेशर जो उस पे है ना इंक्रीज करना शुरू करो। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या बच्चों पास पास आएंगे, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अपन क्या कर देंगे बच्चों उस गैस को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उसको लिक्विफाई हम कर देंगे। लेकिन क्या आप हमेशा लिक्विफाई कर पाओगे प्रेशर बढ़ा के, नहीं। एक टेम्परेचर बच्चों आपका ऐसा आता है कि उस टेम्परेचर के ऊपर अगर आपका टेम्परेचर है मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके बीच में क्या बच्चों रैंडमनेस ज्यादा है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इधर उधर भाग रहे हैं पागलों की तरह, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुका है। तो उस टेम्परेचर के बाद अगर आपका टेम्परेचर है उसको बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर या उससे ज्यादा टेम्परेचर है आपके उस ना गैसेस जो भी आपके पास मोल्स दिए हुए हैं जो भी हैं, तो आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लो आप उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। सिमिलरली तो जो टेम्परेचर आया अपना, है ना, जिस टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं कि यार T इक्वल्स TC जो है, T ग्रेटर देन इक्वल टू TC अगर हुआ तो आपका प्रेशर कोई काम नहीं कर पाएगा, आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है यहाँ पे, तो अगर मुझे लिक्विफाई करना है तो मेरा क्या होना चाहिए बच्चों, टेम्परेचर शुड बी लेस देन TC, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए मेरा टेम्परेचर। और क्या क्रिटिकल प्रेशर की कुछ कंडीशन है क्या, बिल्कुल। तो एक बात देखो आप, जैसा हमने टेम्परेचर के लिए लिया कि भाई एक टेम्परेचर पकड़ो आप, उस पे आपके पास गैस है कोई, और फिर आप प्रेशर को वेरी करा के क्या उसको लिक्विफाई कर रहे हो। सिमिलरली आप क्या करो, एक प्रेशर पकड़ लो कोई, ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। एक प्रेशर है आपके पास, किसी प्रेशर P पे गैस है, अब अगर आप उसका टेम्परेचर क्या है डिक्रीज करोगे, ठीक है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा बच्चों, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो स्लो हो जाएंगे। तो वो भी एक तरीका है उसको क्या बच्चों लिक्विफाई करने का। लेकिन एक प्रेशर ऐसा आएगा, है ना, वो प्रेशर, है ना, वो मैक्सिमम प्रेशर होगा कि अगर उससे कम मैंने प्रेशर कर दिया ना, उस प्रेशर से कम करूंगा तब तो आप जो है किसी भी टेम्परेचर पे उसको लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, आप जितना मर्जी टेम्परेचर कम कर लो, ठीक है। तो वो मैक्सिमम प्रेशर, उसको मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं समझने की कोशिश करना। TC जो है बच्चों वो मिनिमम टेम्परेचर है, क्योंकि उसके बियॉन्ड अगर अपना टेम्परेचर हुआ तब अपन कितना भी प्रेशर लगा के गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। लेकिन PC मेरा जो है वो मैक्सिमम प्रेशर है कि जिसके
जिसके वो मैक्सिमम प्रेशर, जिसके ऊपर अगर कोई प्रेशर रहा तो लिक्विफाई वो हो जाएगी टेम्परेचर वेरी करा के, लेकिन अगर उसके नीचे उससे कम अगर प्रेशर रहा तब आप लिक्विफाई नहीं करा पाओगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यार मेरा गैस का टेम्परेचर रहना चाहिए टीसी से कम और मेरा प्रेशर जो रहना चाहिए बच्चों दैट शुड बी ग्रेटर देन पीसी, क्योंकि अगर पीसी से कम प्रेशर हो गया फिर मैं गैस को लिक्विफाई नहीं करा पाऊंगा। तो अपनी सुटेबल कंडीशंस कौन सी है बच्चों? T लेस देन टीसी, P ग्रेटर देन पीसी, और 90 का जो आंसर हुआ बच्चों वो आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों अपना जो है डिस्कशन FST 22 का समाप्त होता है और आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, आप लोगों के मार्क्स इस पेपर में अच्छे आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आए हैं तो कोशिश करिए कि अगली बार आप ज्यादा नंबर लेके आए। इसके अलावा बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।